चलो। हाँ, डिस्क्रिप्शन डाल दिया था। सब डाल दिए, वी आर लाइव। ठीक है। ये बात चेक कर लेना। सेट। अ, तो आई गेस वहाँ चला जाना स्क्रीन पे। सॉरी, न्यू विंडो पे शेयर्ड है ना तेरी विंडो। शेयर्ड है। और 1 मिनट भेज रहा हूँ मैं। हम्म। हर्ष कुछ बोलो। भाई रात के 2:30 बज रहे, नींद आ रही, पर स्ट्रीम करना ज़्यादा जरूरी है। तो फिर ये हमारी पहली एपिसोड है ऑफ द प्री कैप पॉडकास्ट, जिसका हमने नाम रखा है पैसा, पंगा और पॉलिटिक्स, या फिर जो भी है। हर्ष, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, यस, तुम्हें आवाज़ आ रही, और क्रिस्टल क्लियर। तेरी आवाज़ ज़्यादा शार्प आ रही है। थोड़ा देख, इनपुट वॉल्यूम कम करके देख, हाँ, यूज़ करके देख। आई गेस सब कम हो गया होगा, वो माइक थोड़ा पास था ना। हम्म। राइट। तो अ, चलो चालू करते हैं यार अब। हम्म, चलो ठीक है। तो फिर दिस इज़ हर्ष एंड वो यस। स्क्रीन से रख। हम्म। सुनो, स्क्रीन से ही रख, कोई दूसरी स्क्रीन, राइट। हम्म। नहीं तो फिर वो इन्फिनिटी मिरर आ जाती है ना, यस। हाँ, आ जाती है बट ठीक है। अभी के नहीं, लिए कर आई लेते गेस हैं। यूट्यूब वीडियो में प्रॉब्लम होगी। अब देखो, अब ठीक है। हाँ। चलो स्टार्ट करो, बोलो तुम। तो भाई, बात ये है कि एआई की बहुत ट्रेंड चल रही है, राइट। तो हमें डर लग रहा है हमारा जॉब ना निकल जाए, इसलिए स्ट्रीमिंग सर्विसेज अगर जॉब चला गया तो कुछ तो रहेगा। कुछ तो करेंगे, वेला नहीं बैठे रहेंगे। तो हाँ, सोचा मैंने और वर्धन ने कि कुछ चालू करते हैं भाई। इतना डेली ट्विटर और ये वो पढ़ पढ़ के इतना ज्ञान लिए, तो ज्ञान बांटे भी जरा। हम्म। तो बहुत दिनों तक मैंने टेक्निकल्स पर ध्यान दिया है, प्राइस एक्शन के मूवमेंट पे, राइट। चार्ट्स पढ़ना, चार्ट्स के पीछे बिहेवियर क्या हो रहा है, फिर लाइक उसके पीछे, उस प्राइस एक्शन के पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल और फर्दर प्रोबेबल प्राइस एक्शन क्या होगा, ये सब चीज़ मैंने पढ़ा है। और लाइक मैं इन सब चीज़ों पे फोकस कर पिछले 4-5 सालों से, तो ये सब चीज़ मैं अच्छे से बता पाऊंगा। और हर, सॉरी, यशवर्धन जो है, जो आपके सामने, ये काफ़ी अच्छा मतलब स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू पढ़ लेते हैं, मैं जो कि स्टॉक्स आप को लेकर बोलते हो पंचायत इधर करते लागू हैं हो। बेसिकली। हाँ, स्टॉक्स को लेके पंचायत बढ़िया करते हैं। हाँ। तो इनको आइडिया है, न्यूज़ देख के या फिर पढ़ के, किसने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्या 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 छोटी छोटी खबर है, वो सब चीज़ों का एक कलेक्शन रखते हैं, जिससे कि ये एक अपना प्रोबेबल गेस करते हैं कि समथिंग इज गोइंग, लाइक समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन दिस थिंग। तो दे विल बेसिकली कवर दिस थिंग। और साथ में थोड़ा पॉलिटिक्स भी गेस कर सकते हैं, लाइक पॉलिटिक्स कर नहीं सकते, पॉलिटिक्स डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ द करंट लाइक इलेक्शंस विल अफेक्ट दिस, जो भी है, इंडियन स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो, हम्म। राइट। यूएस में भी इलेक्शंस आ रही है ना। नवंबर में आई थिंक होंगे, सितंबर हम्म। अक्टूबर नवंबर। और बिफोर स्टार्टिंग एक बार क्लियर कर लेते हैं कि फंडामेंटल और टेक्निकल में क्या फ़र्क है। स्टॉक मार्केट दो चीज़ों से चलती है, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। तो हर एक बार एक्सप्लेन करेगा टेक्निकल क्या है। और मेरा स्क्रीन शेयर्ड है। टेक्निकल क्या है? मैंने स्क्रीन, लेकिन तू अभी अपना शेयर कर दे, बेटर रहेगा। अपने हिसाब से बता दे। ऑलराइट, ऑलराइट। देखो यार, मेरी चार्ट थोड़ी रंग बिरंगी होगी, तो अच्छा नहीं, मैंने जनरल चार्ट ही शेयर किया, रेड ग्रीन, राइट। तो टेक्निकल से बेसिकली when you read this price action कि how this is going up और how this is going down, तो बस चार्ट देख के एक बंदा आगे की प्रोबेबल प्राइस एक्शन बताता है। लाइक ये जो लाइन से एक कैंडल जंप किया, राइट, हाउ यू कैन सी, लाइक इसी लाइन से एक कैंडल जंप किया, और मैं शायद से
डेट नहीं दिखती है, वरना मैं आपको दिखा देता कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन मैंने 2 साल पहले बना रखी, जिस लाइन से अभी ये प्राइस जंप किया, क्योंकि ये तुम्हारी तब की ऑल टाइम हाई थी, ये सबसे प्रीवियस ऑल टाइम हाई, और ये मतलब बहुत सारी चीजें टेक्निकल्स में। टेक्निकल्स इज ऑल अबाउट लाइक, मैंने अभी देखा कि प्राइस ऐसे मूव कर रही है, मैं कैसे करता हूँ इस पॉइंट से प्राइस रिवर्ट करेगी, उसके पीछे बहुत लॉजिक्स है, अंधा गेस नहीं होता, साइंस बैक्ड है। क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा चार्ट्स में, जब भी कोई चार्ट एक्सप्लेन करूंगा तब आई विल एक्सप्लेन कि हाउ दिस थिंग मूव फ्रॉम हियर, व्हाट वाज द डिमांड और सप्लाई, और लाइक बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, हाउ ह्यूमन इमोशंस आर लीडिंग टू दिस प्राइस एक्शन, सब चीज ए टू जेड। तो दिस इज ऑल अबाउट टेक्निकल्स। मैं कोई भी चार्ट खोलूंगा, how this thing got from here to here within a day, here to here within a day, how there was an explosive move here when it broke it and like retested it. Everything I'll explain, and these all things are covered in technical, right? So yeah, yes, तो फंडामेंटल्स, फंडामेंटल के बारे में बता। फंडामेंटल्स के लिए मेरा स्क्रीन आई थिंक दिख रहा होना चाहिए। हम्म, मुझे बता। एक मिनट। हम्म, तो फिर जहाँ तक हर्ष ने बता दिया टेक्निकल्स क्या है, ठीक है, ऑफ कोर्स प्राइस एक्शन है वो। अब तुम इसके नीचे आओगे तो मैं देख रहे की स्टैट्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन, डिविडेंड यील्ड, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब कुछ ऐसे डिटेल्स हैं, ठीक है। या फिर तुम्हारे ये सब न्यूज़ है, एनर्जी मटेरियल्स, जैसे हम रिलायंस की स्टॉक को देख रहे हैं। तो फंडामेंटल्स बेसिकली इनको प्राइस एक्शन से मतलब नहीं रहता है, ठीक है। फंडामेंटल्स इज अबाउट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी बिहेव कैसे करती है। कंपनी के हर 3 या 4 महीने में कंपनी रिजल्ट्स निकालती है, ठीक है। कंपनी के रिजल्ट्स क्या होंगे कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू कमाया, कितना प्रॉफिट्स कमाया, कंपनी की मार्जिन्स क्या है। मार्जिन कैसे समझते हैं, कंपनी में दो चीज़ें होती है, बॉटम लाइन और टॉप लाइन। तो टॉप लाइन हो गई आपकी रेवेन्यू, कंपनी कितना पैसा कमा रही है। और बॉटम लाइन यूजुअली होती है कि कंपनी की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, ठीक है, मतलब कंपनी कितना टैक्स पे कर रही है, कंपनी कितना एम्प्लॉयज़ को दे रही है पैसा, आपका क्या बोलते हैं उसे, सैलरी में हो। उसके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, हमारे बॉटम लाइन और टॉप लाइन, दैट बिकम्स द मार्जिन ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो फिर इन सब चीज़ों पे तुम्हारे फंडामेंटल एनालिसिस बनती है। इट इज़ मोर लाइक कि प्राइस एक्शन इज डिटरमाइंड थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तुम हर 4 महीने में जाते हो, 3 महीने में तुम कंपनी के रिजल्ट्स देखते हो, तुम बताते हो कि हाँ भाई कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उस हिसाब से स्टॉक्स मूव करता है, ठीक है। अगर तुम एक बैलेंस शीट को पढ़ना समझते हो कैसा कंपनी का ट्रैक है, तो तुम कंपनी के स्टॉक्स तुम अगले हफ्ते में तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, बट डेफिनेटली अगले महीने या अगले साल में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी तुम एक अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे वॉरेन बफेट या चार्ली मंगर या फिर तुम्हारे जो राकेश झुंझुनवाला थे, ये लोग हो गए फंडामेंटल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो भाई ये सब टेक्निकल से मूव किए फंडामेंटल में, ठीक तुम है। यूजुअली टेक्निकल से स्टार्ट करते हो, तुम पर डे ट्रेडिंग करते हो, फिर ग्रेजुअली यू मूव टू फंडामेंटल्स और मोर लाइक इन्वेस्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो और प्रिसाइसली बोला जाए तो टेक्निकल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, फंडामेंटल्स हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, लॉन्ग ठीक है। टर्म। 5 साल, 10 साल, 1 साल, जितने तुम्हारी मर्जी हो तुम लगा सकते हो, ठीक है। इतना हो गया, और अब कवर करते हैं किसी एक, पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर। आई थिंक एक एक मजे की स्टॉक। बात बताऊं, हाँ। यशवर्धन मेरे अगेंस्ट रहता है हमेशा। हाँ। तो लाइक वो तुमको ट्विटर पर दिख जाएगा हर जगह, एक टेक्निकल गाय हमेशा फंडामेंटल के अगेंस्ट रहता है, एक फंडामेंटल गाय टेक्निकल के अगेंस्ट। एक फंडामेंटल पर वाले के लिए वी, टेक्निकल कभी सेंस नहीं बनाएगा, और टेक्निकल वाले के लिए फंडामेंटल्स कभी सेंस नहीं बनाएंगे, वैसा समझो। वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें लाइक एक इन्वेस्टर या एक ट्रेडर की सबसे बड़ी लाइक क्या बोलूँ माइंडसेट ये होनी चाहिए कि सबसे प्रोबेबल चीज तुम्हें उठानी। तो हम्म। तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब दोनों अलाइन हो, राइट। हम्म। तो यू शुड थिंक कि भाई यशवर्धन कह रहा है रिलायंस की चार्ट अच्छी है, हर्ष कह रहा है रिलायंस, सॉरी यशवर्धन कह रहा है रिलायंस के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, हर्ष कह रहा है रिलायंस की चार्ट अच्छी है, तो रिलायंस उठा लो। So this is the like mindset you need to build कि everything should align, okay, है ना? जैसे एक अच्छा और अच्छा एग्जांपल देते हैं, मैंने RVNL खरीद के रखा है, ठीक है। 1 मिनट, और हर्ष यहाँ पे सर्च कहाँ से होता है। हाँ, तो प्लस पे क्लिक कर।
अच्छा ठीक राइट, है, RVNL। RVNL, ठीक है। करो उसको, टैप करो, आ गया वहाँ पे। अब हम गो टैप फॉर RVNL देयर। हाँ ये रहा। गाइस ये ट्रेडिंग जो थोड़ी चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, तो इस वजह से इसकी आदत नहीं, वो मैं भी पहली बार देख न्यूज़ रहा व्यूज़ हूँ। देखता है। अब RVNL की अगर तुम स्टॉक देखोगे पिछले 1 साल में, ठीक है, ये 1 साल का सीन है, तो फिर तुम देख के बता सकते हो कि भाई स्टॉक ऊपर गया है, ठीक है। तो फिर मान के चलो कि मैंने ये स्टॉक फाइव खरीदा ईयर्स है। कर ले, 5 ईयर्स कर ले सिर्फ, 5 ईयर्स में दिख जाएंगे तेरे को। 3 साल की मूवमेंट है ना, हाँ तूने 3 साल पहले कर हाँ, दिया था, राइट? मैंने समवॉट खरीदा होगा 2021 में, मैंने यहाँ पे बाईस खरीदा। बाईस की एंड थी, 22 की एंड थी, 22 की स्टार्ट थी, हाँ वो तरीके। RVNL 2021 का हाँ लेट बोल, 2021 के लेट में हाँ 22 में हाँ हम फिर से हाँ हाँ खरीदे थे, ठीक है। हाँ, तो एक मान के चलो कि मैंने यहाँ पे समवॉट खरीदा है, ठीक है, इधर खरीदा था, और अभी स्टॉक यहाँ पर है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हर्ष ने बोला टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कि स्टॉक्स गिरने वाला है, बेच दें। मैं नहीं बेच रहा, मैं बोल रहा हूँ फंडामेंटली स्टॉक ऊपर ही जाएगा। अभी गिरना है, गिरने दो कुछ महीने के लिए, लेकिन स्टॉक ऊपर जाएगा। तो तुम इसे देख के बोल सकते हो कि टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स ज़रूरी नहीं है मैच करें। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 1 साल में ये जो हरा है वापस ऊपर जाने वाला है, ठीक है। लेकिन हर्ष जहाँ तक बोल रहा है वो सही भी बोल रहा है कि ये नीचे आने वाला है, ठीक है। दैट इज़ वाई कि टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स आर नॉट नेसेसरली अलाइंड, ठीक है। जो टेक्निकल एनालिसिस बोल रही होती है, हो सकता है फंडामेंटल्स का ठीक उल्टा परफॉर्म करें। तो वही है कि अब आपके ऊपर है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आपको निकलना है, आपको विश्वास नहीं है मार्केट के ऊपर, आपको जो गट्स फीलिंग सही लग रही है आप वैसा करो एट द एंड ऑफ द डे। देखो बेसिक चीज़ है ना, मैं हमेशा बताता हूँ, मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। मैं मेरे को एक चीज़ शॉर्ट पता है दिमाग में, कि जो मैं टेक्निकल एनालिसिस करूँगा ना, वो लॉन्ग टर्म कभी भी वैलिड नहीं होता। क्रिप्टो में मे भी काम करता है, स्टॉक्स में टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, लाइक 2 साल 3 साल के लिए नहीं। आपको फंडामेंटल जानना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हो ना, तो 6 7 महीने 1 साल के ऊपर टेक्निकल्स देख के तो नहीं करना चाहिए, राइट? आप एंटर कर रहे हो तो भले कर लो कि हाँ दिस इज बेस्ट टाइम। लाइक RVNL वो कहाँ 30 रुपए का था तब, मैं कितना भी टेक्निकल एनालिसिस लगा लेता था, 300 तो नहीं कर सकता था। मैंने इनफैक्ट 60 70 पे भी एक बार सेल करने से बोला था कि काफी ज्यादा बाई हो, मतलब हाइप है, तो वो 60 70 से गिरा। पर कहाँ 30 साल फिर से वापस 60 70 से 50, मतलब 20 30% गिर के फिर ऊपर बढ़ा। तो देयर आर समथिंग डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल। पर या अगर शॉर्ट टर्म में भी देख रहे हैं तो दोनों, अगर बोले सर लाइक कुछ न्यूज आया या फिर कुछ आया, तो वी विल कवर दोज स्टफ इन दिस चैनल, राइट? लॉन्ग टर्म तो बताएंगे ही एक दो, पर शॉर्ट टर्म जो होता है ना वो ज्यादा कवर करेंगे कि हाँ ये चीज अभी ट्रेंडिंग है तो इसमें क्या चार्ट कह रहा है एंड ऑल थिंग्स, राइट? और मेजर थिंग्स हम लोग कवर कर लेंगे, निफ्टी, BTC, ये सब, ओके? मेरे ख्याल से शुरू करना चाहिए सब ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक पेटीएम से। पेटीएम, नाइस। हाँ, मेरे को भी करना है, उसकी एनालिसिस मैंने कर रखी है बस, तू चालू स्क्रीन शेयर करते कर दे पेटीएम का पहले। हैं। न्यूज मैं से चालू करते हैं ना, लोगों को पता चलेगा पहले न्यूज। एक्चुअली हम सोच रहे थे कि पहले एक बार स्टॉक्स दिखाते हैं कि कैसा मूवमेंट हो रहा है, उसके बाद फंडामेंटल्स के थ्रू रीज़न पे जाते हैं कि क्यों ऐसा मे बी मूव कर रहा हूँ। हाँ तो गाइस, लेट्स गेट टू पेटीएम। हम्म, यप, आई गेट फिर स्क्रीन से राइट। हम्म तो देखो, दिस वाज समथिंग लाइक I have drew years ago on Paytm. I knew one thing भाई, कि कितना साफ सेल ऑफ आया है ना जब पेटीएम। जैसे देखो, मैं बताता हूँ, पीछे की साइकोलॉजी समझना। दिस वाज, आई डोंट नो यू ऑल नो कैंडलस्टिक और नॉट, बट तुम अगर लाइन चार्ट पे भी जाओगे तो ये सिमिलर ऐसा ही दिखेगा। तो अगर तुम करोगे तो लाइक मैं तुम्हें स्विच करके भी दिखा सकता हूँ। ये लाइन चार्ट है, देखो ऐसा ही दिख रहा है ना? तो टेक्निकल सब कैंडलस्टिक नहीं करते, तो वी शुड मूव टू द कैंडलस्टिक। देखो, जब भी किसी चीज में साफ सेल ऑफ आता है ना, तो पीछे की ह्यूमन है, आप पीछे की ह्यूमन साइकोलॉजी समझो क्या होगा। एक चीज किसी ने यहाँ पे बाय किया, ये तगड़ा सा गिरते चला गया, राइट? तो आपने कोई चीज ऐसी कर दी, 1000 रुपए की कर दी, वो गिरते चला गया गिरते चला गया गिरते चला गया, एक पॉइंट का आके रुक गया 500,
अच्छा, अब वो धीरे-धीरे इसी प्राइस पे ट्रैवल कर रहा है, मतलब इसी प्राइस पे वो इस वजह मैं ऑडिबल हूँ ना? ऑडिबल है, बीच बीच में तेरी आवाज़ वो हो जाती है, बहुत शार्प हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो सुनो, लाइक समथिंग में सर्व ऑफ आया, अब प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, राइट? तो बहुत दिनों से प्राइस इसी रेंज में थी ना, ये वाले रेंज में। देखो यू कैन सी कौन सा रेंज प्राइस बहुत दिनों तक थे। दिस इज द प्राइस बहुत दिनों तक इस रेंज में थी, राइट? एक मिनट एक मिनट हर्ष, क्या? तेरी आवाज़ थोड़ी ये आ रही है, कट रही है, तेरी वीडियो फंस रही है। अभी ठीक चल रहा है? एक बार वीडियो ऑफ कर ले। हेलो, आ रही है आवाज़ मेरी? तेरी मैं वीडियो करूँ फंस बस। रही है। अब शेयर कर, अब स्क्रीन शेयर कर। हर्ष, आवाज़ आ रही है? हाँ, एक सेकंड भाई, शायद से मैंने नेट करी। ओके ओके ओके, तब तक हम स्क्रीन शेयर करके हम थोड़ा दिखा देते हैं। तो पेटीएम, तो हर्ष ने भी मीट लीव कर दिया, मैं तो कवर कर देता हूँ। और जहाँ तक पेटीएम को आपने देखा हो, पिछले 6 महीने में 56% डाउन, साल भर में 41%, 5 साल मतलब स्टार्टिंग अगर 2022 से देखें तो 81% डाउन है। अब रीज़न है क्यों? इन्होंने बहुत बड़ी आईपीओ की थी, बट ये बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं थे, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली दे डिड इट एट अ टाइम जब मार्केट में रिसेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला था, ठीक है। उन्होंने गलत टाइमिंग पे किया, स्टॉक स्टार्टेड क्रैशिंग, ठीक है। बीच बीच में ये रिकवर करते हैं वापस, बट अगेन फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, वापस नीचे चले जाते हैं, ठीक है। ये इनकी इशू है, ये हर बार होता है। अब प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? पहला था कि स्टॉक प्रॉफिटेबल नहीं थी, स्टॉक प्रॉफिटेबल नहीं थी तो मार्केट को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई ये स्टॉक रहेगी कि नहीं रहेगी, ऊपर या नीचे, ठीक है। अब स्टॉक्स प्रॉफिटेबल हो भी गई तब भी अब क्या हो रहा है कि अगर ईसॉप्स को काउंट नहीं किया जाए तो फिर इनका क्लेम है कि ये लोग प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है। इसलिए आप बीच में देख रहे हो इधर साइड में अचानक से ये ग्रोथ हुई, ठीक है, क्योंकि इनका कहना था कि विदाउट ईसॉप्स वी आर प्रॉफिटेबल, ठीक है। और प्लस कंपनी ने बहुत अच्छा खासा पैसा रेज भी किया था, तो फिर दे हैव अ लॉट ऑफ कैश, ठीक है। तो फिर अगर ये लॉस में भी है तो इनको वैसे जनरली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी इनके पास बहुत सारा कैश है। प्रॉब्लम क्या होता है कि इनकी एक बैंक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, शायद आप लोग यूज़ भी करते होंगे, ठीक है। सो पेटीएम गॉट दैट लाइसेंस आई थिंक अराउंड 2018 और सो, इनकी अपनी बैंक है। बट बात है कि बैंक्स के रेगुलेशंस होते हैं लाइफ और टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिमांड करता है कि आप इन चीज़ों को मैच करो, क्योंकि पेटीएम को बहुत डेस्परेटली एक्सपैंड करना था, ठीक है। ये प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, जब आप प्रॉफिटेबल नहीं रहते हो और मार्केट में दिख रहा है कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, आप डेस्परेट हो जाते हो, ठीक है, आपको एक्सपैंड करना नहीं हो। तो इन्होंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बहुत एग्रेसिवली पिच करना शुरू किया फॉर द कस्टमर्स, और इसके लिए इन्होंने बहुत बार केवाईसी को स्किप करने लगे, ठीक है। केवाईसी मीन्स नो योर कस्टमर, ये लोग बार बार इस चीज़ को स्किप करते रहे, ठीक है। एक बार ये ऑलरेडी बैन फेस कर चुका है, आई थिंक अराउंड 2020 और सो, जब आरबीआई ने ऑनबोर्डिंग करने से बंद कर दिया। ये लोग टेम्पोरली कंपाइलेंस करते हैं, फिर इनकी आदत वही हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कंपनी डेस्परेट है, इनको अपने नंबर्स दिखाने हैं। हर 3 महीने पे तुम देख रहे हो कि स्टॉक कितनी बुरी तरह से दिख रही है, 81% डाउन है स्टॉक, ठीक है। तो ये लोग डेस्परेट है, इतना श्योर है। अब क्या होता है कि आरबीआई इतने साल से रिमाइंडर्स दे रही है, ये लोग कंप्लाई करते ही नहीं है। आरबीआई ने क्या किया इस साल जाकर कि परमानेंटली ये कर दिया कि भाई अब आप नहीं कर सकते हो, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करो, ठीक है।
अब पेटीएम ऐप बंद नहीं हो रहा, उनकी बैंकिंग सर्विसेज बंद हो रही है, और इनका बहुत ही ज़्यादा खास था नहीं रेवेन्यू में शेयर, बट बिकॉज ऑफ द न्यूज़ मार्केट में भयानक सेंटिमेंट नेगेटिव हो गई और ये अचानक से इतना क्रैश कर रहा है। ठीक है, ये लोग ट्राई कर, इधर से आप हाँ 2024 का देख रहे हो, इधर से ये वाला क्रैश है अचानक से। अब सॉरी बात है कि मेरा थोड़ा और सा वॉइस पेटीएम स्ट्रक हो गया था, क्या। उस साइड थोड़ा नेटवर्क लैग हो गया था। हाँ सॉरी। तो कवर करेगा कि हम अपना कंप्लीट कर लें। हाँ आप अपना कंप्लीट कर लेना, ठीक है। फिर करता हूँ। और एक दो चीज़ें जो ध्यान देनी पड़ेगी कि पेटीएम बस इसी सेक्टर में नहीं था, पेटीएम अब लोन्स भी दे रहा था। ठीक है, बी टू बी लोन्स के सेक्टर में भी था, क्योंकि पेटीएम को ये देना था, एग्रेसिवली अपने नंबर्स बढ़ाने थे। तो ये लोग कुछ अता पता नहीं करते थे कि किनको जा रहा है लोन्स, ये लोग बस दे देते थे, लो लोन्स लो लोन्स लो लोन्स लो। और ये लोग हर क्वार्टर में दिखा रहे हैं कि देखो हमने इतने हज़ारों करोड़ का लोन दे दिया है। ठीक है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन लोन जो लोन ले रहे हैं, ठीक है, जो है तुम्हारे लेंडर्स जिनको दे रहे हैं, उनका कोई क्रेडिट स्कोर चेक नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई ठिकाना नहीं है कि वो लोन चुकाने वाले हैं कि नहीं लोन चुकाने वाले हैं, लेकिन ये लोग एग्रेसिवली फेंके जा रहे हैं लोन्स। ठीक है, क्योंकि उनको दिखाना है। एंड देन यू हियर विजय शंकर शर्मा सेइंग कि भाई पेटीएम को तो बजाज फाइनेंस के साथ कंपेयर करना चाहिए क्योंकि हमने इतने सारे लोन्स दिए हैं। ठीक है, पेटीएम को यहाँ पे एक छोटी सी एडवांटेज ये थी कि सब हर दुकान में आप देखते हो पेटीएम का साउंड बॉक्स है। ठीक है, सो दे काइंड ऑफ नो द मनी फ्लो ऑफ एवरी शॉप जहाँ पे वो लगा हुआ है, और उस हिसाब से ये लोग जज कर पाते हैं। ठीक है, कि कम जैसे वो कैश फ्लो है वहाँ पे उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए लोन। ठीक है, बट अगेन द प्रॉब्लम है ये लोग बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे थे। ठीक है, इनको फ़र्क नहीं था, इनको बस दिखाना था नंबर्स कि हम देखो हम लोन डाल रहे हैं, हम बैंकिंग में यहाँ है वहाँ है। ठीक है, और ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट। ठीक है, तो अगर तुम चल पेटीएम पोस्टपेड यूज़ करते हो, तुम्हें पता होगा आदित्य बिरला के साथ इनकी डील खत्म हो गई, अब ऑल ऑफ अ सडन वो बंद हो गया। इनके पेमेंट्स बैंक की लाइसेंस को आरबीआई धमकी दे रहा है कि हटा लेंगे, फास्टैग सर्विसेज बंद होने वाली है। अब उसके ऊपर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने कल एक पेमेंट की थी पेटीएम से, ठीक है, फॉर मोबाइल रिचार्ज। वो पेमेंट अटक गया, पेमेंट को 2 दिन हो गए, अभी तक मोबाइल रिचार्ज नहीं हुआ है। ठीक है, अब आप बोलोगे ठीक है आप कस्टमर केयर में जाओ, मैं कस्टमर केयर में जा रहा हूँ, एआई चैटबॉट खोल रहा हूँ, वो बस बोलता है सॉरी इट इज़ अंडर प्रोसेसिंग, और वहाँ पे अटक ख़त्म हो जा रहा है कन्वर्जेशन। यूजुअली क्या होता है, हर फिनटेक या इवन जोमेटो अगर आप यूज़ करते हो, अगर आप एआई चैटबॉट आपको सॉल्व नहीं कर पाता है, वो आपको एक कस्टमर केयर से कनेक्ट करवाता है। ठीक है, ऑन द स्पॉट आते हैं कि एक दिस पर्सन इज एंटरिंग द चैट। पेटीएम में वो ऑप्शन दिखाई नहीं रहा। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हर ऐप में एक सर्विस होती है, और पेटीएम में भी डेफिनेटली सर्विस होगी। ठीक है, लेकिन बात है कि आप वहाँ पे कस्टमर को शो नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रहा ऑप्शन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्विस नहीं है, सर्विस डेफिनेटली होगी, बट ये डेलिबरेटली ट्राई कर रहे हैं कि इनके कस्टमर्स इनको कनेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है पर्सनल। ठीक है, कि अगर आपको कस्टमर केयर से कनेक्ट करने के लिए आपको सर्विस नहीं दिख रही, अगर मुझे लाइव किसी इंसान से कांटेक्ट करना है, मुझे वो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कंपनी खुद डेलिबरेटली ट्राई कर रही है उस चीज़ को हाइड करने का। ठीक है, टू सेव देयर नंबर्स। ऐसा ही होता है जब कोई कंपनी बहुत डेस्परेट होती है, अपना नंबर्स दिखाना चाहती है, दे स्टार्ट ट्रीटिंग देयर कस्टमर्स एज शिट। ठीक है, और ऐसी कंपनीज मुझे नहीं कॉन्फिडेंस है कि सर्वाइव कर सकती है। आई ओनली सी टू वेज फ्रॉम योर, इधर पेटीएम इज गोना गो ऑल डाउन। ठीक है, बहुत बुरी हालत होने वाली है स्टॉक की, और विजय शंकर शर्मा निकलने वाले हैं उनके सीईओ से, somebody else is going to come in and विजय take। सरकार हैव आई थिंक रिजाइंड है। नहीं, वो उन्होंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से रिसाइन किया है, पेटीएम 197 कम्युनिकेशन जो इनकी होल्डिंग ओके कंपनी ओके। है, वहाँ से नहीं किया रिसाइन। बट मेरा ऐसा मानना है, या तो 3 चीज़ हो सकती है। ठीक है, या तो ये लोग पूरा स्ट्रिक्ट हो जाता है कि भाई हम कंपाइलेंस करेंगे, तो बहुत घटिया तरीका है कि जब भी आरबीआई पीछे पड़ती है तो ये रोना शुरू करते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम हिट होने वाला। भाई स्टार्टअप इकोसिस्टम आपकी वजह से बदनाम होता है। ठीक है, जब आपको रिपीटेड रिमाइंडर्स मिल रहे हैं और आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, और जब आपके अगेंस्ट एक्शन होता है तो आप बोल देते हो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम हिट हो रहा है। कैसे हो रहा है हिट? आरबीआई ने खुद बोला है कि जिस लेवल की आपकी केवाईसी कंपाइलेंस है उसमें हज़ारों करोड़ों का ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन हुआ होगा। तो वही बात है, या तो विजय शंकर शर्मा आउट होने वाले हैं, या तो कंपनी को बहुत ही स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, कंप्लाई करके वापस रिकवरी लेनी पड़ेगी, या फिर समझ लो कंपनी डेड है। कंपनी के पास कैश है अभी अच्छा खासा,
कंपनी सर्वाइव कर सकती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक जस्ट फॉर 2 और 3 years कंपनी आराम से चल सकती है। बट जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अनटिल अनलेस कंपनी आज सुबह उठ के बोलती है कि भाई हम बहुत कुछ चेंज करने वाले, कंपनी को स्ट्रक्चरली हम लोग ट्राई करेंगे बदलने का। बट आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस इन पेटीएम। हर्ष तू देखो कवर कर मैं ले। चार्ट से कुछ बताता हूँ, थोड़ा सा है जो मेरा बच गया था वो पार्ट बता देता हूँ। व्हाट आई थिंक अबाउट पेटीएम फ्यूचर। सो गाइस देखो ये क्या है ना कि देयर वाज अ शॉक सेलर एंड समथिंग लाइक दिस हैपेंड एंड पेटीएम got back to like 1,000 rupees and you can say how this was like planned। ये देखो इसकी हाई कितनी, 998, 1,000 rupees राइट, पेटीएम एट 1,000 rupees। तो वो अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखा ना तो इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट टाइम बैक। एक थ्योरी है ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट टाइम बैक, फर्स्ट स्क्रीन के अंदर। ये क्या होता है ना, पहली बार जब एक स्टॉक ट्राई करती है कि मैं ऊपर जाऊँ, गिर रही है लगातार, पहली बार इसने ट्राई किया 2 हफ्ते के लिए प्राइस यहाँ पे थी, यहाँ पे बहुत लोग घुसे थे राइट मार्केट में कि पेटीएम 2000 में लॉन्च हुई, 1000 पे गिर गई है सीधे, लेट्स बाय इट, अगर वापस 2000 चली गई तो मेरे को ये दुगना प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो इस जगह कोई भी मार्केट में एंट्री ली जो कि इस क्रैश के बाद यहीं पे थे इस मार्केट में इतने दिनों तक। तो जब मार्केट ये टच कर लिया ना तो पहली बात तो है कि ये वाले जो लोग थे ना जो कि करीब, इनफैक्ट अगर आई विल शो यू ये कितने दिन होगा ना, 630 days, इन माय ओपिनियन इट्स ऑलमोस्ट 2 years राइट। 2 साल तक वो अपनी बाइक प्राइस से नीचे थे जिन्होंने इस एरिया में ट्राई किया राइट। तो वैसे लोग क्या करेंगे ना, उनके तो है कि मेरे पैसे रिकवर हो गए चलो मैं निकल जाता हूँ। तो इस मेंटालिटी से जितने लोग को घुसे हुए हैं सब निकले होंगे इस जगह राइट। तो इस कारण यहाँ पे सेल ऑफ आया, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टाइम बैक। जहाँ पे फर्स्ट टाइम बैक आए ना, फिर फर्स्ट टाइम रिटेस्ट एफटीआर एफटीबी, वहां पे सेल ऑफ आता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एफटीआर एफटीबी, इट्स प्लेड आउट परफेक्टली हियर राइट। देखो बात आया कि एवरीबॉडी टॉकिंग अबाउट यहाँ से पेटीएम उठेगा क्या, तो देखो कुछ होता है दिस इज अ क्रैश सिनेरियो। मार्केट कितने कितने परसेंट गिर रही है, 40% 2 हफ्ते में। दिस इज वीकली कैंडल्स, एक एक कैंडल वीकली, 3 हफ्ते में 60%। जब भी समथिंग क्रैश होता है ना तो मार्केट साफ रिकवर करती है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्रैश कैसा होता है। कहाँ दिखाऊं क्रैश, चलो निफ्टी में चलता है। क्रैश इज समथिंग लाइक दिस, which you can see, गिरे जा रहा एंड दिस सडन रिकवरी राइट। पर पेटीएम में अभी क्या हो रहा है, what's happening in Paytm is तो व्हाट्स हैपनिंग इन पेटीएम इज कि ये यहीं पे है। तो अगर पेटीएम को क्रैश करना है तो देयर विल बी लाइक समथिंग बहुत चलो अगेन ऑन डेली एटलीस्ट, कुछ लगातार गिरते जाएगा एंड देन इट विल रिकवर। तो इन माय ओपिनियन पेटीएम हैव मच मोर डाउनसाइड नाउ। देखो इतनी बड़ी सेल ऑफ है यार, ये तुरंत ऐसे ट्रिगर नहीं हो जाएगी, 50% के सेल ऑफ तुरंत ऊपर नहीं चल रहे। देयर वुड बी सम बैड न्यूज जो कि ये सेल ऑफ के तो रीजन पता चल गया, ऐसे लोग निकल गए मार्केट से एंड देर लाइक ये क्रैश कर रही है, कितनी क्रैश करी वहां से 40% क्रैश, 30% बाउंस। तो दिस वाज अ ह्यूज क्रैश एंड देयर इज लाइक कुछ थोड़े थोड़े लोगों में पॉजिटिविटी आई, ये थोड़ा सा बाउंस आया। ये ऑब्वियसली बाई डिपर हर जगह होते हैं। प्राइस जब किसी चीज का गिरता है ना 700 से सीधे 300 हो गया तो बहुत लोगों को लगता है यार दो डबल हो जाए, वैसे वैसे लोग एंट्री लेते हैं। पर इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर। एक बहुत लॉन्ग टर्म सपोर्ट थी 385, समझ रहे हो, ये ऑल टाइम लो। एक और आई चीज़ डोंट है, नो जब भी पेटीएम का स्टॉक क्रैश किया है तो हमेशा क्रैश के ठीक पहले कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर निकला है। जैसे हमको लगता है कि इस टाइम पे जब वो क्रैश हुआ था, अभी तुम्हारे कंपाइलेंस इशू के जस्ट पहले
आई थिंक वॉरेन बफेट का बर्कशायर हाथावे ने अपने ब्लॉक्स सेल किया था स्टॉक्स का। हाँ, आई नो, मतलब आई नो, हमेशा किया वो था लोग कोई उन्होंने। करते हैं और फिर अचानक से फिर वापस क्रैश शुरू होता है। तो हाँ, वैसा है बक्सा तो, क्योंकि उसने अपना भाई, उसे पता था इंटरनल यूज तो होती है हर जगह भाई। हम्म। तो मैं पॉइंट को ड्रॉ करके दिखाता हूँ, राइट। तो वेयर इज दैट, यहाँ पे हम, ये देखो, दिस वाज द ऑल टाइम लो, ये वाली जगह। एंड हम्म। सिमिलरली ये ऑल टाइम लो जब टूटा, नीचे ब्रेक हुई अच्छी खासी है, तो एक रिट्रेस हुआ एंड देन वी आर गेटिंग बैक डाउन अगेन। So in my opinion, there is more room for downside. So at least we are going back to here. This thing. That controllers. We are again going back to at least 250 something. And from here we will bounce. 250 is around 20% more downside, right? अगर 4 दिन लगातार पेटीएम 50 5 5 5 5% 5 दिन गिरता है ना, तो दैट इज समथिंग लाइक क्रैश सिनारियो। उसमें बहुत कुछ सेल ऑफ कर देंगे। दैट्स ऑलमोस्ट 35%। मतलब 8 दिन लगातार 5 5%। तो जब वैसे 8 दिन लगातार 5 5% गिरता है ना पेटीएम, ऐसे जब गिरेगा अभी, तो दैट वुड बी समथिंग क्रैश सिनारियो। ऐसा कुछ रेप्लिकेट होता है एंड देन वी बाउंस। तो दैट्स व्हाट यू शुड लुक। एंड सबसे पहली चीज ये देखना कि आर वी गेटिंग अबव दिस हाई, आर वी गेटिंग अबव दिस प्रायर हाई। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्या होता है ना, हर बार जब बाल्टी डिपर्स आते हैं ना, जब जब प्राइस घटती है तो लोगों को लगता है प्राइस का ना दे विल बाय एंड पुश इट बैक अबव। पर उतने लोग आ नहीं पाते क्योंकि वहां पे उतनी सॉलिड है नहीं। अगर वो चीज कुछ सॉलिड है इंटरनली, तो इट विल गेट अबव लाइक प्रीवियस हाई। पहले जहां से गिरी उसके ऊपर जाके एंड देन इट विल क्लाइंब। सो गेटिंग अबव द प्रीवियस हाई इज बहुत इंपॉर्टेंट। But this thing is like there to be kept in mind. I would look like something, इसको तोड़ा ऐसे फिर देन वी क्लोज अबव। मैं यहाँ पे जितनी भी मेरे को, लेट्स से मेरे को 1 लाख की अगर एंट्री लेनी, तो 50,000 यहाँ पे, एंड अगेन वी क्लाइम बैक हियर एंड देन रीटेस्टेड 50,000 here, एंड दिस इज द एंट्री। हाउ यू विल प्ले, उधर करो निकलो। तो दिस इज माय प्लान फॉर पेटीएम। एंड या 250 के नीचे बाय, अगेन क्लाइम बैक 350 के ऊपर, अगेन बाय। सो यस, दिस वाज माय व्यू ऑन पेटीएम। आई थिंक हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पेटीएम कवर कर दिया। चल थोड़ा यूएस स्टॉक से बढ़ते हैं। आई थिंक एनवीडिया। यूएस स्टॉक्स में हम बोइंग को कवर करना ज़्यादा पसंद करेंगे। बोइंग में भी थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं और आई थिंक उसकी स्टोरी चलते बहुत हैं। इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो अबाउट भाई बोइंग में क्या चल रहा है, पर टेक्निकल्स तो हर जगह सेम। बोइंग देख रही है बोइंग की स्टॉक जिस तरह से गिर रही है। इंटरेस्टिंग। तो उसमें तो कुछ टेक्निकल देखना चाहेगा कि हम सीधे स्टोरी बताए इसका। तो पहले स्टोरी बता, फिर देखता हूँ मैं कुछ, अच्छा पढ़ने में भी चलो, टाइम लगता है। 1 मिनट रुको, मेरे को उसका फुल विंडो शेयर करने दो। चलो, स्क्रीन दिख रही है मेरी। अब बोइंग का तुमने अगर न्यूज़ खोलोगे, ठीक है, न्यूज़ पे चले जाते हैं। देखो, हाउ मच द कबिंग ट्रबल इज इन, एयरलाइंस टू चेक स्विचेस, पेन स्प्रेड्स टू ट्रैवलर्स, एयरलाइंस कट प्लान्स। मतलब देख रहे हो, बहुत ही ख़राब हाल है, ठीक है। अब प्रॉब्लम है ख़राब हाल क्यों है, थोड़ा काइंड ऑफ हिस्ट्री में जाना पड़ेगा बोइंग की, ठीक है। फॉर बोइंग्स हिस्ट्री यू हैव टू गो टू समथिंग नोन एज द लास्ट सपर, ठीक है, यूएस मिलिट्री। अब ये लास्ट सपर क्या है, सीन क्या है कि 1991 में जब सोवियत यूनियन गिर गया, ठीक है, और इतना क्लियर हो गया कि भाई रशिया इज़ नो लॉन्गर अ सीरियस थ्रेट टू द यूएस मिलिट्री, ठीक है। अब क्या था कि ये सोवियत यूनियन जब था तो अमेरिका की बहुत बड़ी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स थी, ठीक है, हज़ारों कंपनीज थी जो मिल के
हथियार बनाती थी, प्रोडक्ट्स बनाती थी। 1991 के बाद तक तुम्हारा सबसे बड़ा कंप्यूटर चला गया मार्केट से, ठीक है। इतना क्लियर था कि भाई अमेरिकन नाउ डोमिनेट द वर्ल्ड। तो ये भी क्लियर हो गया कि भाई इतनी बड़ी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। सो व्हाट द पेंटागन डज, पेंटागन इनवाइट्स ऑल द बिग कंपनीज, ऑल द बिगेस्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स टू एक इवेंट के लिए, एंड दे कॉल इट द लास्ट सपर, ठीक है। इट्स अ इनफॉर्मल नेम, एक डिनर था। और उन्होंने इस डिनर में बोला कि सुनो, हम बहुत भारी डिफेंस में कटिंग करने वाले हैं, ठीक है, कि अब हमें ज़रूरत नहीं है इतनी बड़ी मिलिट्री की। अब इसका मतलब है कि बहुत सारी कंपनीज हैं बैंकरप्ट हो सकती है, ठीक है, हज़ारों लोगों की जॉब जा सकती है। तो बेस्ट वे टू इंश्योर कि तुम सब सर्वाइव करो इज़ कि तुम जितने भी छोटी छोटी कंपनीज है तुम लोग बड़े कंपनीज में मिल जाओ, ठीक है। उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी बचा रहेगा और तुम्हारे रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे और सब कुछ सही रहेगा। तुम्हारे जितने भी बड़े छोटे छोटे कंपनीज थे बड़े कंपनीज में मिक्स हो गए, ठीक है। अब बोइंग का इसमें क्या आता है, बोइंग का एक मर्जर होता है एक कंपनी के साथ जिसका नाम था मैकडॉनल्ड डगलस, ठीक है। इन्होंने उस समय एक मर्जर किया फॉर $14 बिलियन, ठीक है, जिसमें मैकडॉनल्ड डगलस को बोइंग ने खरीद लिया, ठीक है। भाई बहुत ज़्यादा था तब के लिए, $14 वन ऑफ बिलियन द था। बिगेस्ट मर्जर्स थे उस टाइम के। अब मैकडॉनल्ड डगलस कैसे फेमस है, तुम लोग अगर ये प्लेन से देखे हो F-15 या फिर अरे भाग, भयानक नाम है ये तो। F-15 की 15। जगह F-18, इसकी यूएस नेवी के प्लेन है। ये सारा प्लेन्स हाँ, बनाती थी मैकडॉनल्ड डगलस, ठीक है। चाइना इवन जो की टॉप प्लेन्स इससे कॉम्पीट करती है ना। इवन तुम्हारे इंडियन एयरफोर्स जो खरीदी भी है C-17, ये भी मैकडॉनल्ड डगलस का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो फिर बोइंग ने खरीद लिया। अब सीन क्या होता है यहाँ पे, फनी थिंग इज कि बोइंग ने खरीदा मैकडॉनल्ड डगलस को, ठीक है, लेकिन जो जितना भी बोर्ड मेंबर्स थे, जो कंबाइंड कंपनी के जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं और जो सीईओ था, वो सब मैकडॉनल्ड डगलस के बन गए, ठीक है। तो फिर एक जोक आने लगा कि मैकडॉनल्ड डगलस ने बोइंग को बोइंग के पैसे से खरीद लिया है, ठीक है। अब बोइंग एक टाइम पे बहुत ही इंजीनियरिंग हैवी कंपनी, ठीक है, इट वॉज अ कंपनी ऑफ इंजीनियर्स, उनका फोकस था इंजीनियरिंग करो। मैकडॉनल्ड डगलस बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, उनका था कि प्रॉफिट कमाना है, और एक कल्चर ऑटोमेटिकली बोइंग में आ गया। तो बोइंग शिफ्टेड इंजीनियरिंग, अब इंजीनियरिंग प्रायोरिटी नहीं है, अब मार्केट में प्रॉफिट ये प्रायोरिटी रखती है, ठीक है। तुम्हें प्रॉफिट्स कमाने हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग स्टॉक में जाते हैं। स्टॉक में आई थिंक ऑल करो, ठीक है। 1994 में तुम देखो स्टॉक कितना ऊपर बढ़ा है, ठीक है। स्टॉक तगड़ा ऊपर बढ़ा है, ठीक है, बहुत तगड़ा बढ़ा ऊपर। क्यों बढ़ रहा है, इनका फोकस पूरा पूरी हो गया प्रॉफिट्स पे। अब प्रॉफिट से मतलब क्या हुआ कि अब ये लोग इनकी जो है जहाँ फैक्ट्री थी कंपनी की, इन्होंने फैक्ट्री को छोड़ दिया, फैक्ट्री की जगह चले गए अपने वॉल स्ट्रीट के पास, वहाँ हेडक्वार्टर सेटअप करने के लिए। क्यों, ताकि वहाँ पे इंजीनियर्स कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, ठीक है। कंपनी से जो ऑर्डर आएगा एम्प्लॉयज़ को मानना ही पड़ेगा, वो हेडक्वार्टर जाके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। और इन्होंने क्या किया प्रॉफिट मेकिंग के लिए, अपना बहुत सारा प्रोडक्ट्स चाइना को आउटसोर्स कर दिया, चाइना से आएगा, हम लोग नहीं बनाएंगे। अपने जो सीनियर इंजीनियर्स हैं उनको निकाल दिया, बोला कि नहीं, हम लोग इंडिया या फिर कहीं मेक्सिको से जो चीप लेबर है वहाँ से हायर करेंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, ठीक है। सब कुछ आता है। अब ये पूरा अभी तक सब सही चल रहा है, तुम देख रहे हो कि प्रॉफिट्स बहुत तगड़े बढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या आता है, ठीक है, क्या हो गया अचानक से तो पूरा क्रैश हुआ। अब इसका रीज़न है तुम्हारा एक प्लेन, और वो प्लेन है 737 मैक्स, ठीक है। अब इस प्लेन का चक्कर क्या है, इस प्लेन का चक्कर ये है, देखो हर्ष, हम थोड़ा टाइम लेने वाला है 5 मिनट कवर करने के लिए। हाँ, ओके ओके, कोई नहीं अब कोई नहीं। अरे यार इंटरेस्टिंग है भाई कहानी, मैं भी अब सुन रहा हूँ। तुम्हारे जो एयरलाइन इंडस्ट्री है, इसको बस दो कंपनी डोमिनेट करती है, ठीक है। वो कंपनीज कौन सी है, पहली है तुम्हारी बोइंग, ठीक है। दूसरी है तुम्हारी एक कंपनी जिसका नाम है एयरबस, ठीक है, ये यूरोप की कंपनी है। इन दोनों के बीच में तुम समझो कि डुओपोली चलती है, ठीक है, आधा मार्केट इसके पास है, आधा मार्केट इसके पास है। अब एयरबस क्या करती है, दे कम अप विद समथिंग नोन एज A320 न्यू, अच्छा है सर्च पे, ठीक है। ये इस प्लेन के साथ आती है, ठीक है। अब ये प्लेन तुम कैसे पहचान सकते हो, तुम इंडिगो से अगर उड़े हो तो इंडिगो में हमेशा A320 यूज़ होता है, इंडिगो सबसे बड़ी कस्टमर है A320 की, ठीक है, A320 न्यू।
अब इस प्लेन में ऐसा खासियत क्या था, A320neo तुम्हारी A320 के ऊपर बनी थी, ठीक है, A320 के ऊपर बनी थी, एक इम्प्रूवमेंट A320neo। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, जब भी तुम एक नया प्लेन खरीदते हो, कोई एयरलाइन जैसे एयर इंडिया अगर नया प्लेन खरीदती है, तो वो सिंपली तुम एक वो ड्राइवर की तरह नहीं है, ठीक है, हर गाड़ी में एक ही सिस्टम है। तो एक पायलट को नए प्लेन्स में अडाप्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए तुम पायलट्स को भेजते हो, फ्लाइट सिमुलेटर्स होते हैं, तुम लोग देखोगे फ्लाइट सिमुलेटर्स, इसका प्ले स्टेशन भी आता है, ठीक है। फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर्स होते हैं, तुम इसका इमेजेस अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे ऐसे लोग उड़ाते हैं, सीखते हैं कैसे चलते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि तुम, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है, तुम्हें ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ रहा है। अब A320neo में क्या खासियत है कि प्लेन तो पूरी नहीं है, इंजन्स भी अच्छे, सब कुछ नया है, लेकिन तुम्हें कुछ नई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल A320 के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, कुछ नया नहीं है। आप जैसे पिछला उड़ा देते आप ये भी उड़ाइए, आपको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम कम प्लेन भी ज़्यादा अच्छी है, प्लेन ज़्यादा अच्छी कैसे, इंजन ज़्यादा एफिशिएंट है, फ्यूल कंजप्शन कम होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज था एयरबस के लिए। अब बिकॉज एयरबस आ गई है, तब इनको भी कुछ निकालना है बोइंग को, बोइंग तो पीछे रह नहीं सकता है। अब बोइंग क्या करता है, बोइंग निकालता है 737 मैक्स, ठीक है। 737 बोइंग की सबसे पॉपुलर प्लेन है, ठीक है, फॉर शॉर्ट प्लेन ट्रैवल्स। तो ये लोग निकालते हैं 737 मैक्स। अब 737 मैक्स में एक इशू आया था, वो इशू क्या था, इसका जो इंजन दिख रहा है, अब जो इंजन्स हैं, इनको अगर तुम इंजन देखते हो और ज़मीन देखते हो, तो इंजन को एक हाइट के ऊपर होना पड़ता है ज़मीन से, ठीक है। तो फिर बोइंग ने देखा कि क्योंकि जैसे तुम इंजन्स को इम्प्रूव कर रहे हो, इंजन्स का साइज़ बड़ा होता रहता है, ठीक है। तो 737 मैक्स में जब इंजन्स लगे, तो इंजीनियर से देखा कि जो सेफ्टी थ्रेशोल्ड है, आपको इस इतने हाइट के ऊपर लगाना है इंजन्स को, अब वो थ्रेशोल्ड पार हो गया है, ठीक है। अब तुम्हें तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट करने हैं। तो बोइंग ने दिमाग लगाया, अच्छा ठीक है, अगर विंग्स वो थ्रेशोल्ड मेंटेन नहीं कर रहा है, तो ऐसा कर, तो विंग्स को थोड़ा ऐसे, जैसे विंग्स होते हैं सामने से प्लेन के, इसको थोड़ा ऊपर कर दो, ठीक है, हल्का हाइट से बढ़ा दो प्लेन को। तो कोई इसका अगर सामने का फ़ोटो मिले है, स्पेसिफिकेशंस में दिया नहीं है, बट समझो कि जो इसके जो विंग्स हैं, ये जो दिख रहा है, ये थोड़े ऊपर शिफ्ट हो गए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। बोइंग बोला ठीक है चलो भेज दो सबको। लेकिन जब प्लेन की जब फ्लाइट टेस्टिंग हो रही थी ना, प्लेन अपने आप ऐसे ऊपर हो जा रहा है, ठीक है, प्लेन ऐसे उड़ रहा है, अपने आप ऐसे ऊपर हो जा रहा है, उसका नोज जो है प्लेन का स्टेबल नहीं है, बार बार ऊपर हो जा रहा है। सो बोइंग ने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। 737 मैक्स सॉफ्टवेयर में सर्च मार लेता हूँ, हाँ, MCAS, ठीक है। अब इसका गोल क्या था सॉफ्टवेयर का, कि जैसे प्लेन उड़ रही है, प्लेन हल्का सा ऊपर हो गई, तो फिर ये सॉफ्टवेयर वापस प्लेन को नीचे ला देगा, ठीक है। अब बात है कि तुम अब नया सॉफ्टवेयर ला दिया, तुम्हारा काम है कि तुम पायलट को बताओ कि देखो प्लेन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर बता देती बोइंग कि देखो एक सॉफ्टवेयर नया है, फिर एयरलाइन बोलती है कि मुझे वापस ट्रेनिंग करने के लिए भेजो, ट्रेनिंग भेजती, फिर वो पैसा लगता है, टाइम लगता है, फिर A320neo के सामने जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है कि तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तब इन्होंने ये बात जो है MCAS की, इन्होंने छुपा दी, ठीक है। इन्होंने कहीं डाल दिया एक पेज उसके फ्लाइट मैनुअल में, लेकिन बोल दिया कि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल 737 पहले जैसे उड़ता था वैसे ही उड़ता है, ठीक है। अब तुम एक बेसिक लॉजिक लगाओ, एक सॉफ्टवेयर में ना कभी भी बग आ सकता है, ठीक है। तो अगर प्लेन अगर ऐसे उड़ रहा है और सॉफ्टवेयर उसको ऐसे नीचे पुश कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि प्लेन ऐसे उड़ रहा हो और सॉफ्टवेयर उसको ऐसे नीचे पुश कर दे, ठीक है। और ये एग्जैक्टली वही हुआ, दो केसेस में प्लेन उड़ रही है और सॉफ्टवेयर ने उसे ऐसे नीचे पुश किया और प्लेन क्रैश कर गया, ठीक है। और इस पहली बार क्रैश हुआ तो अचानक से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, ठीक है, कि भाई क्यों क्रैश हो गए। अब इन्होंने उस समय बताया कि भाई MCA सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं समझने की, ठीक है, इट इज़ वेरी अननेसेसरी, कोई कुछ खास बात नहीं है। फिर उसके बाद 2019 में दूसरी बार क्रैश हो गया प्लेन, टोटल 350 आदमी मर गए, ठीक है। अब सीरियस इशू होता है कि भाई क्या हो रहा है प्लेन में। तब उसके बाद प्लेन के अंदर पूरा चेकिंग शुरू होता है, पता चला प्लेन बस बग्स ही बग से भरा हुआ है, ठीक है। प्लेन किसी भी सेफ्टी स्टैंडर्ड को मैच करता ही नहीं था। इवन उनके टेस्ट पायलट्स का अपना ऑडियोज निकला उनके ब्लैक बॉक्स वगैरह से, पता चला कि वो लोग मुंह पे गाली दे रहे हैं कि नहीं,
ये प्लेन बहुत ही घटिया है, कचरा है ये प्लेन, ठीक है। लेकिन स्टिल उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को पैसा देके कुछ कुछ करके प्लेन को डाल दिया। अब रिजल्ट है कि दुनिया में हर जगह प्लेन उड़ रहा है। अब इसका मतलब हो गया सालों तक हर कंपनी 737 मैक्स को ग्राउंड कर देती है कि हम लोग इस प्लेन को नहीं उड़ाएंगे। अब बोइंग जाता है डैमेज कंट्रोल मोड पे, ठीक है। लेकिन बात है कि तुम डैमेज कंट्रोल पे चले गए, कंपनी इतनी ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गई है कि बस ये 737 मैक्स तक प्रॉब्लम नहीं है, पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर ही बदल गया है, ठीक है। पूरी कंपनी अब सेफ्टी को लात मार के चलती है, उसे कोई मतलब नहीं है। और लास्ट 1 ईयर से लिटरली बोइंग की हर एक प्लेन है, यूएसए में हर एक प्लेन में कोई दिक्कत आ रही है। कभी तुम्हारा पैनल देखो उड़ जा रहा है, ठीक है, कभी तुम्हारा क्या कहते हैं छत उड़ जा रहा है, एक बार तो पूरा दरवाज़ा ही उड़ गया प्लेन का, ठीक है। कंपनी के सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लिटरली लात मार दिया है, ठीक है। कोई कंपनी अब चाहती नहीं उड़ाना। अब सोने पे सुहागन करने के लिए इन्होंने अब कांड करता ये, ठीक है। ये एक विसल ब्लोअर था, विसल ब्लोअर यानी इसने स्टिंग ऑपरेशन की, और स्टिंग ऑपरेशन से पता चला कि बोइंग के एम्प्लॉयज़ इतना गाली देते हैं प्लेन को, सीधे बोलते हैं कि हम जिस प्लेन को बना रहे हैं हम उड़ाएंगे नहीं। इसने ये रिवील किया, ये विसल ब्लोअर है, इसने रिवील किया, और कुछ महीने बाद ये मर गया। ऑल ऑफ अ सडन द विसल ब्लोअर इज डेड, और न्यूज इज सेइंग सुसाइड, बट द गाय हिमसेल्फ मरने से पहले इसने बोला है इफ एनीथिंग हैपेंस इट्स नॉट सुसाइड। इसका मतलब समझ रहे हो, देयर इज अ हाई चांस कि बोइंग ने खुद अपने कंपनी के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड जो धज्जियां में उड़ गए हैं उसको किसी ने रिवील किया, इन्होंने लिटरली मर्डर कर दिया किसी का, ठीक है, कि कंपनी की और चीज़ें रिवील नहीं हो पाए। प्रूव नहीं हुआ है लेकिन अभी तक यही दिख रहा है, ठीक है। ये लोग बोल रहे हैं कि सुसाइड है, लेकिन बात है कि हाउ कैन अ गाय कमिट सुसाइड जब उसने 2 महीने पहले विसल ब्लो किया है, और जो खुद बोल रहा है कि मैं मर रहा हूँ तो वो सुसाइड नहीं होगा, मुझे को ज़रूर कुछ हुआ जाएगा। ये हाल है अभी बोइंग का, ठीक है। तो तुम समझ लो अभी अकाशा ने आई थिंक ऑर्डर किया है, एयर इंडिया ने भी ऑर्डर किया होगा, एयर इंडिया बोइंग, अगर तुम देखोगे 250 देखो, नहीं इन्होंने एयरबस से ऑर्डर किया, चलो स्मार्ट है, लेकिन इन्होंने देखो 190 737 मैक्स ये भी ऑर्डर किया इन्होंने, और डेफिनेटली इन्होंने डिस्काउंट में मिला होगा तभी ऑर्डर हो रहा है। सेम अभी इंडिगो ने भी ऑर्डर किया है, इंडिगो ऑर्डर देखो, इंडिगो का ऑर्डर में नहीं, इन्होंने ये 320 ऑर्डर किया है। और लास्ट एक बार देख लेते अकाशा एयरलाइंस के बारे में, अकाशा भाई मैं तो अब एक A320 न्यू से ट्रैवल कर रहा हूँ भाई, हाँ, इंडिगो ही ट्रैवल कर रहा हूँ अकाशा बस। एयर ने खुद 72 बोइंग 737 ऑर्डर किए हैं, ठीक है। तो तुम मतलब समझ रहे हो, मतलब ये हाल है इस कंपनी का। एक टाइम पे सबसे रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कंपनी थी अमेरिका की, प्रॉफिट मेकिंग के चक्कर में इस कंपनी के सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की धज्जियां उड़ गई हैं, ठीक है, सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की। अब सवाल उठता है कि क्या होने वाला है अब, ठीक है। या तो कंपनी फिर वही है, डूबे की तो नहीं, ये तुम डेफिनेटली श्योर हो, क्योंकि अभी भी तुम्हें बता रहा हूँ मैं, F-15 जैसे तुमने देखा, F-15 F-18 ये सारे प्लेन्स अभी भी बोइंग बनाता है, ठीक है। अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, कोई चांस ही नहीं है कि गवर्नमेंट कभी इसे डूबने देगी, ठीक है। तो तुम यही मान के चलो कि इसके अंदर बहुत ही एग्रेसिव चेंजेस होने वाले हैं, पक्का सीईओ और पूरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड लात मारने वाले हैं अपने खुद को, ठीक है। मेरा तो ये एनालिसिस है कि कंपनी डूबेगी तो नहीं, बिकॉज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट डेफिनेटली इसकी पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी निकलने वाली है नौकरी से, क्योंकि तुम देख रहे हो क्या हाल है कंपनी का। लिटरली एक विसल ब्लोअर मर रहा है, ठीक है, इट इज़ द बिगेस्ट स्कैम ऑफ आवर टाइम, तो समझ जाओ। हर्षित सर कवर करेगा टेक्निकल्स। देख यार, तो तूने बोला ना कि हम्म मेरे को भी सुन के लग रहा है कि इट विल फॉल, राइट। तो मैं बताता हूँ कहाँ तक गिरेगी। उसकी स्टॉक की नहीं, बोइंग ही नहीं, मैं क्या यही हम्म यही होगा हमको लगता है। तो यार देखो, तो एज इज ऑल्डन सेड, इसमें बहुत सारी जो सबसे बड़ा मतलब क्रैश है, नेगेटिविटी है, राइट। सबसे बड़ा कैश तुम्हारा उसका है 737 मैक्स के बाद का, तुम एक बार पूरा उसको ऊपर तक दिखाना। ये वाला तो ये सुन। तुम्हारा जो क्रैश है 737 मैक्स का है। हाँ हाँ, अभी तो दिखा रहा था 20 की थी, हाँ 2020 की। यार दिस इज सिंपल, ये तो अभी चार्ट दिख रहा है ना, ये भी सिंपल है। इट विल फॉल, देखो कहाँ तक गिरेगा बता तेरे को। Let me see. हम्म,
अब देखो, तो बात ये है कि दिस वाज अ सडन क्रैश, एक एक अप गया सेल ऑफ, अगर अप गया फिर सेल ऑफ एंड अगेन क्रैशिंग, राइट? तो देखो, जब भी सेल ऑफ हो रहा है ना, तुम देखो क्या तगड़ा है, ये सेल ऑफ स्लो था, ठीक है, यहाँ से इम्पल्स स्ट्रॉन्ग है, फिर से इम्पल्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये सेल ऑफ अगेन इस पॉइंट से है और ये पिछली बार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे वो कितना स्मूथ सेल ऑफ था, एंड दिस सेल ऑफ वाज मोर स्ट्रॉन्ग। इससे पता क्या चलता है ना कि जो पहले सेंटीमेंट थी, दिस वाज लाइक समथिंग कि लोग सेल कर रहे हैं कि हाँ मैंने नीचे खरीदा बहुत ऊपर आ गया, फिर इसको बोइंग बिलीफ नहीं है, थोड़ा ऊपर आ गया तो सेल कर, बट देयर इज समथिंग सेल ऑफ रिलेटेड टू कुछ इंटरनल मूवमेंट के कारण जो फास्ट सेल ऑफ होती है। तो ऐसे सर्टन से बहुत नेगेटिव न्यूज चल रही है और दिस वाज एक सेल ऑफ के बाद एक कंटिन्यूएशन है, तो एक और सेल ऑफ आएगा, राइट? तो जो एक और सेल ऑफ आएगा ना, वो यू कैन एक्सपेक्ट कि समथिंग लाइक दिस आएगा। यहाँ पे गिरा, अचानक से क्रैश है, यहाँ पे कुछ दिन रुका क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट है, राइट? तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी थोड़ी देर क्योंकि प्राइस एक्शन यहाँ से बहुत बड़ा जंप की, तो यहाँ से भी जंप करेगी एंड इट विल बी अराउंड योर, ये वाली प्राइस देखो कितनी, 145। तो 145 140 के अराउंड कंसोलिडेट करेगी, जो कि यहाँ से आराम से 20% 23% हुआ, 25% हुआ, राइट? तो 25% लो, अभी अगेन जाएगी, थोड़ी दिन वहाँ कंसोलिडेट करेगी, लोगों को लगेगा ये से ऊपर चली जाएगी, पर वहां से ऊपर नहीं जाएगी, इट विल टेक आउट दिस लो जो कि 92 की है। तो आई एम टॉकिंग ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम, ठीक है? यस, तो यू कैन एक्सपेक्ट लाइक समथिंग 145 या 140 पे आके नीचे गिरती है एंड देन अगेन 95 अराउंड आके फिर ऊपर जाएगी। 95 पे क्या करेगी, मैं जूम बना के दिखा देता हूँ कि समथिंग लाइक दिस वुड हैपन। गया यहाँ पे कंसोलिडेट करा, फिर क्रैश करा, फिर सडन जंप, और इसके ऊपर जब क्लोज किया ना, क्योंकि इस वर्जन से दिस कंपनी विल सस्टेन फ्यूचर, बहुत सारी चीजें जो इसको बैक करें, फिर यहाँ से इट विल गो अप, राइट? तो समथिंग लाइक दिस कैन हैपन। तो यहाँ पे यू वुड बाय, दिस इज द पॉइंट व्हेन ये लो इसके ऊपर क्लोज हो, कैंडल है तुम्हारी वीकली या समथिंग लाइक वीकली, तो आई विल बाय only when it dips below 92 and closes above 92, राइट? जब लोगों को लगेगा कि बोइंग अब बर्बाद हो रही है, पिछला लो को भी तोड़ के नीचे जा रही, पर नहीं, वहां पे बर्बाद नहीं होगी, इट इज बैक्ड बाय यूएस गवर्नमेंट, राइट? वहां की मिलिट्री को सर्व करती हुई, तो हाँ, आई विल बाय देम एंड 92 इज अ परफेक्ट बॉटम, राइट? अगर 50% क्रैश तो करेगी बोइंग, नहीं क्या? यस, व्हाट डू यू थिंक? 50% नहीं क्रैश करेगी बोइंग? मुझको लगता है कि मार्केट, अगर ये लोग सुधरे नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि क्रैश तो अभी और करेगा नहीं। हाँ, तो दिस इज द योर टारगेट, आराम से 90 पे बाई करो अभी कितने पे और चल रही तो है स्टॉक 70 पे इसकी? सेल करो। स्टॉक क्या? अभी इसकी 180 पे चल रहा है। 185 कुछ अराउंड है ना, 182। आई थिंक जा सकता है, हमको लगता है $150 तो जा सकता है नीचे। ये भाई $150 ही जाएगा, $150 के बाद एक सडन क्रैश होगा, दिस इज समथिंग लाइक यहाँ पे वो टच करके थोड़ा सा बाउंस करेगा एंड यहाँ के नीचे एक सडन क्रैश होगा एंड यू वुड हैव टू बाय इन दैट सडन क्रैश। देखो इतना तो क्लियर है, कंपनी गिरने वाली नहीं है, नो वे की कंपनी विल फॉल, ठीक है? क्योंकि कंपनी मिलिट्री के लिए बहुत ही तगड़ा बनाती है प्लेन्स। और तुम्हें अगर नहीं पता हो तो F-18EF सुपर हॉर्नेट जो है, मतलब यूएस नेवी और यूएस एयरफोर्स का प्लेन्स ये ही बना रही है, ठीक है? इवन F-35 जो प्लेन्स बन रहे हैं अमेरिका के, उसका भी ये लोग बनाते हैं। प्लस तुम्हारे रॉकेट्स भी एक है, इनका रॉकेट डिवीज़न है, उसका भी इनको ऑर्डर्स मिलता है यूएस गवर्नमेंट से। इतना क्लियर है कि यूएस गवर्नमेंट बोली है कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, नो मैटर द प्राइस, बोइंग विल नेवर गो डाउन, ठीक है? इनफैक्ट वो तुम्हारी जो हर कंट्री की लिस्ट होती है, जैसे यूएस गवर्नमेंट की लिस्ट है द कंपनीज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, अगर ये कंपनी गिर गई तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में हो सकता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। तो प्रेटी श्योर। देखो मैं फिर बताऊँ, इलेक्शंस भी आ रही है ना यूएस में, तब तक ये नीचे रहेगा, इलेक्शंस के बाद अब चली गई, देखो ये चांसेस है नवंबर ही अराउंड तक, कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट इसके देखो अंदर यहाँ ज़्यादा पैसा मारे।
इस जहाँ पे है ना अभी वहाँ पे थोड़े दिन रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्राइस एक्शन है। 2-3 बार लोगों ने यहाँ खरीदा बेचा। तो ऐसा समझो यहाँ पे 1 महीने 1.5 महीने यहाँ पे रह के फिर नीचे गिरेगी, फिर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगा, बाउंस ऐसा-ऐसा, फिर नीचे क्रैश एंड देन अप। हम्म। Like this would happen in my opinion. That's it यार, बॉइंग के बारे में इसमें बस इन क्रिप्टो पे देख लीजिए, जो क्रिप्टो हाइपर हो रही है ना, क्रिप्टो एक फिर इंडियन मार्केट की कुछ देख के वो खत्म करते हैं। आई थिंक क्रिप्टो में सोलाना को कवर करना, सोलाना बहुत तगड़ा भाग रहा है। फ्लिप कर दिया ना उसने कल से। बाइनेंस को फ्लिप वो कर दिया। मैं सोलाना में क्या हो रही है ना, बहुत हलचल हो रही है, क्या क्यों मुझे पता है। द मेन रीजन वाई सोलाना इज पंपिंग। एक इस पे तू कवर कर, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है सोलाना के बारे में। वो ये भी एक्सप्लेन करते सोलाना ब्लॉकचेन में ऐसा कुछ खास किया है। पहले से ट्रैक में रख रहा हूँ सोलाना को। सोलाना बेसिकली इट्स समथिंग लाइक इथेरियम, जो इथेरियम ऑफर करता है, पर इथेरियम से फास्ट। इथेरियम क्या है, जैसे एंड्रॉयड है तुम्हारा या फिर एक इकोसिस्टम है इथेरियम, जहाँ पे उसकी उस पे लोग एप्स बनाते हैं, उसकी यूटिलिटी है बहुत सारी, जैसे एनएफटी हो गया, बहुत सारी चीजें वहाँ पे। तो वो बहुत स्लो है और बहुत एक्सपेंसिव है सोलाना के कंपैरेटिव में, पर क्योंकि इथेरियम पुरानी चीज है ना, समझ रहे हो, तो इसलिए इथेरियम को कोई फ्लिप नहीं कर पाया अभी तक। पर बहुत धीरे धीरे टाइम के साथ लोगों को ये आइडिया हो गया कि यार सोलाना बहुत बहुत तगड़ी चीज है। और अभी रिसेंट में क्या हुआ ना कि ये जो मीम कॉइन्स इतने पंप हो रहे हैं, तो सोलाना ने अपनी कुछ एक नई तरीके की डैप कुछ निकाली, जिसपे लोग मीम कॉइन लिस्ट करते हैं, कोई भी कर सकता है, एंड इट गेट्स पम्प्ड अप डेली और गिरता है नीचे। तो बहुत कोई बहुत डैप पैसा बना मतलब रहे, ये बहुत हो कोई गया बहुत पैसा कमा रहे। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डैप। हाँ हाँ, तो वो क्योंकि सोलाना है ब्लॉकचेन पे है ना, तो सब चीज यहाँ पे डिसेंट्रलाइज है। देखो तो मेरे ये को बात करने ब्लॉकचेन वाला पर है इतना कि पता तो नहीं, राइट। जितने टाइम तक सोलाना जो क्रैश किया था, बस एक बार क्रैश देखा ना सोलाना का, वो पिछला जो एकदम नीचे चला गया था, जहाँ से वो 88 से जो नीचे गया था, लाइक पीपल यूज्ड टू थिंक कि सोलाना एकदम खत्म है, डेड है। और उसके बाद जो सोलाना ने रिकवरी मारी है, लाइक इट इज़ रिमार्केबल, तो उसमें इग्नोर नहीं मार सकते हो, बहुत तगड़ी रिकवरी है। एट दिस मेन फॉल और सोलाना का भी इतना गिरता नहीं, पर सोलाना वाज बैक्ड बाय एफटीएक्स। सोलाना के पास लाइक देखो यार कि $9 का था, अभी $190 का है, मतलब ऑलमोस्ट 20x, 20 टाइम्स बढ़ गया। आई थिंक इट विल कूल ऑफ, बट के पास कूल ऑफ करने की जगह नहीं है, एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द फर्स्ट प्लेस टू कूल ऑफ। एंड $200 का पुराना $200 पार करके यहाँ पे थोड़ा दिन तो पीटेगा ही डेफिनेटली। देखो इन माय ओपिनियन सोलाना के पीछे गिरने का मेन कारण था क्योंकि एफटीएक्स के बाद स्पार्स बहुत पुराना था, और एफटीएक्स के बारे में अगर सबको पता होगा तो एफटीएक्स में मतलब कुछ स्कैम हुआ था। तो उसका सीईओ था ना सैम, क्या नाम था, सैम। सैम ऑल्टमैन, नहीं हाँ सॉरी, सैम बैंकमैन फ्राइड, एसबीएफ। हाँ, सैम बैंक एसबीएफ, सैम सैम बैंकमैन फ्राइड, राइट। तो उसने कुछ स्कैम वगैरह करा, तो उस कारण से ये गिरा था मेनली। पर इसकी फंडामेंटल्स कभी वीक नहीं थे, उसमें कुछ कभी कुछ चेंजेस नहीं, तो लोगों को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि स्टिल इट इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, राइट। तो इसलिए सोलाना धीरे धीरे अपनी लाइक जो एप्लीकेशन है यूटिलिटी बड़ा प्रूव कर करके इट्स लाइक अगेन टॉप वेयर इट वाज ड्यूरिंग इट्स लाइक फर्स्ट सितंबर 21-22 हाइस, राइट। तो बात करना है कि वेयर इट विल कूल डाउन, जो मेन बात है। अब मेन नैरेटिव जो है ना, अभी सोलाना में बहुत लोग बीम कॉइन, वो जो उसने स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म जो है उनकी, जिसपे बीम कॉइन वो बेस्ट करते हैं, बाय करते हैं, उसके कारण ये पंप भी हो रहा है। तो हियर इज द फर्स्ट रीजन इट वेयर इट विल सम अप, और ये डेफिनेटली वहीं पे है। तो 1-2 दिन में 200 तोड़ के, या फिर यहीं से मतलब यहीं से 3-4-5% के ज्यादा अप नहीं जाएगा इन माय ओपिनियन। और इनकेस जाता भी है तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा सेल ऑफ तो आना ही चाहिए, जो मैं सोच रहा हूँ। तो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है कि थोड़ा सा सेल ऑफ तो यहाँ पे आएगा, एंड देन वी विल अगेन हिट दिस हाइज, एंड दिस इज द टारगेट, समथिंग लाइक दिस विल हैपन। सुनाना कर दो इतना, बिटकॉइन को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। ये भाई इथेरियम करना, इथेरियम की ETF की बात चल रही है।
इथेरियम यार देखो बिटकॉइन ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है, अगला स्टेप इथेरियम ही, तो इथेरियम ऑल टाइम हाई तोड़ेगा ही। और इथेरियम वो एथ यूएसडी में से जो, अच्छा यूएसडीटी थी। ठीक है, तो इथेरियम क्या है, इथेरियम हैज आल्सो रैलीड वेरी मच, लाइक यहाँ से यहाँ पे कदम मेजर लाइक 39 40 डेज में डबल हो गया, राइट। तो थोड़ा सा तो सलाह देखने को मिलेगा, पर क्योंकि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई टूट का और बिटकॉइन की यूटिलिटी बहुत कम है, राइट। तो जब क्रिप्टो स्पेस में लोग मूव करते हैं तो उस चीज की प्राइस बढ़ना, जब कोई क्रिप्टो स्पेस में यूजर मूव करते हैं, राइट, तो किस चीज की प्राइस बढ़ेगी, तो लोग लाइक डेली सब्जी पे जा रहे हैं, तो लोग ज्यादा दूध पिएंगे, ज्यादा प्रोटीन, तो दूध की प्राइस बढ़ेगी क्योंकि डिमांड बढ़ रही होगी, राइट। तो उससे रिलेटेड उसकी कंपनी की प्राइस बढ़ेगी। तो समथिंग सिमिलर हैपेंस इन इथेरियम, कि लोग ज्यादा इथेरियम की इकोसिस्टम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे ट्रांजैक्शन फीस करके कुछ होती है कि हाँ, तो इथेरियम की गैस फीस बढ़ जाती है, बहुत लोग यूज करते हैं, तो जितना ज्यादा कोई यूज करेंगे उतनी ज्यादा उसकी ट्रांजैक्शन फीस होगी। तो इथेरियम की जब भी यूटिलिटी बढ़ती है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, क्योंकि दिस इज सिमिलर टू लाइक स्टॉक मार्केट। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। देर इज नो रिलेशन बिटवीन कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, पर क्योंकि अच्छा परफॉर्म करेगी तो लोगों में डिमांड होगी कि इस कंपनी का स्टॉक लेते रहे। तो सिमिलरली यहाँ पे इथेरियम अच्छा परफॉर्म करेगी, लोग यहाँ मूव कर रहे हैं इसके इकोसिस्टम में, तो डेफिनेटली इसके स्टॉक इसकी जो प्राइस है वो बढ़ेगी, इवेंचुअली एवरीवन विल बाय। और हाँ, क्योंकि ये हर टाइम पे है, पिछले चार बुल मार्केट, 3 बुल मार्केट में जब से इथेरियम आया है, तब से जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई तोड़ता है तो नेक्स्ट इथेरियम ऑल टाइम हाई तोड़ता है। तो ये इथेरियम ऑल टाइम हाई तोड़ेगा सिंपल, पर कहाँ से रिटर्न होगा, राइट। तो इन नो ओपिनियन, अगर इथेरियम अभी थोड़ा दिन और गिरता है, और मान लो नहीं गिरता है, तो जो 2-3 क्रूशियल लेवल्स है वो मैं बना देता हूँ। एक तो ये है तुम्हारा, राइट। तो फर्स्ट दिस दिस थिंग जो कि अभी टैप कर चुका है, ये एक जोन है, गिरेगा तो। एंड दूसरा जोन है साफ साफ जो दिख रहा है, दस। तो इनकेस मार्केट सेंटीमेंट ज्यादा गिरता है, तो दिस टू आर द जोन्स यू शुड बी लुकिंग एट। मैं एक बार इसको क्लियर बना देता हूँ, ज्यादा प्राइस एक्शन दिख रहा है, ये थोड़ा छोटा हो गया तो समथिंग 3200, ठीक है, 3250 एंड 2800, ये दो लेवल से याद रखो। अगर यहाँ पे गिरता है तो थोड़ा देर यहाँ कंसोलिडेट करके ऐसे ऊपर जा सकता है, और ये ऑल टाइम हाई तोड़ेगा टारगेट, राइट। नहीं तो दिस विल फॉल बिलो दिस एंड देन मूव ग्रेजुअली अप अगेन। दोनों में से कुछ होगा, इवेंचुअली एवरीथिंग के लिए प्रिपेयर हो। वही मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ एक चीज का, दैट इज डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। तो यहाँ पे भाई तुम्हें अगर कुछ 100% बाई करना है तो नहीं, 50% यहाँ बाई करो, 50% यहाँ बाई करो, that matter, right? तो या दिस इज ऑल अबाउट इथेरियम। देखो मुझे क्या तुमको लगना कुछ है दिख जाएगा, फंडामेंटली कि यहाँ से रिटर्न कर। इथेरियम का ईटीएफ आने वाला है, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इसका मतलब है कि अच्छा खासा इंस्टीट्यूशनल मनी, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं यूएस में, उनका पैसा अच्छा खासा फ्लो कर हाँ, सकता है इसमें। इज दैट लाइक थ्री स्पॉट है या फिर फ्यूचर सेट? इट इज नहीं, ईटीएफ है। नहीं, दो तरह के ETF होते हैं, अच्छा हाँ। एक होता है स्पॉट और एक होता है फ्यूचर फैक्टर सेट यार। सेम क्रेडिट फंड दैट इथर ETF थोड़ा स्टॉक न्यूज़ में जाना, न्यूज़ पे देख। न्यूज का है। अच्छा दिस वन, न्यूज यूज यहाँ पर, right? Ethereum medium uncertainty versus enterprises हाँ, spot Ethereum ETF। चलो ठीक है, तो the thing which you are saying is right in my opinion। हम्म। आ, 1 घंटा है, चलो एक लास्ट कवर करते हैं कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं।
रुको रुको एक सेकंड, अरे यार तो मेन चीज है ना, मैंने बताना तो भूल गया। बिटकॉइन की तुम्हारी ये बहुत मैटर करती है। अगर बिटकॉइन ऊपर जाएगा तभी इथेरियम ऊपर जाएगा, पहली बात तो। अच्छा। लेकिन डेफिनेटली ऊपर जाएगा। ये प्राइस एक्शन है बहुत साइलेंटली पंप हुआ है बिटकॉइन, मतलब इंस्टीट्यूशंस ने पंप करा है, राइट। वो गिरने ही नहीं देगी जैसे बिटकॉइन को, जैसा तुम देख रहे हो। हाँ, देखो तो अभी जो चल रहा है, बिटकॉइन पंप हो रहा है, राइट। और तुम्हें दिख रहा होगा बिटकॉइन फिर से ऊपर जा रहा है। मैं अगर 4 आवरली, मेरे को इसमें लॉन्ग टर्म से मतलब नहीं, क्योंकि इसने ऑल टाइम हाई अपना तोड़ दिया। तो मैं कुछ की लेवल दे देता हूँ कि देखो, ये जो एरिया है इसे देखिए, ये तुम्हारी की लेवल है। यहाँ से हम इसके नीचे अगर टूटता है तो दिस इज द अदर की लेवल, राइट। और जो लास्ट की लेवल है वो तुम्हारा ये है, लेवल टू लेवल प्ले, लेवल टू लेवल। और तुम मेरे को बताओ कि अगर ये लेवल तोड़ के बिटकॉइन इस लेवल पे जाता है, 59,000, राइट। हम्म। ये जो प्रेजेंट लेवल है जिससे बाउंस किया, इस पे जाता है। हम्म। और जो बिटकॉइन रिटर्न हो सकता है ना, वो ये वाली लेवल है। यदि एक रेजिस्टेंस है जहां पर भी है बिटकॉइन, तो इसे तोड़ के ऊपर जाता है तो इथेरियम यहीं से रिटर्न होकर ऑल टाइम हाई तोड़ेगी, राइट। हम्म। समझ रहे? एवरीथिंग इज लिंक्ड इन क्रिप्टो करेंसी। हम्म। बिटकॉइन इज पेरेंट ऑफ एवरीथिंग, एवरी क्रिप्टो। ये जैसा परफॉर्म करेगा, इवेंचुअली इट विल अफेक्ट अदर, जो भी है इस इकोसिस्टम। क्योंकि मेन जो तुम देखोगे ना हर चीज की, ईथ बीटीसी पेयर होगा। देखो तुम ईथ बीटीसी पे मेन कंसेप्ट एग्जिस्टिंग ऑन, लाइक जो क्रिप्टो के लोगों में हो रहे हैं कि स्टैकिंग बीटीसी, उनकी मेन करेंसी बिटकॉइन है। अगर कोई क्रिप्टो करेंसी में फर्मली बिलीव करता है तो उसको यूएस डॉलर्स, मतलब वो चाहता है कि जितना से जितना ज्यादा बिटकॉइन हो पाए। तो हम लोग अभी बिटकॉइन यूएस डॉलर को ट्रेड करते हैं, राइट, बिटकॉइन हम्म। पेग टू यूएस डॉलर। हम्म। बट इवेंचुअली जो बिलीव करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी विल टेक ओवर द वर्ल्ड, तो बिटकॉइन बीटीसी पेयर को ट्रेड करते हैं। तो क्योंकि मेन करेंसी पूरी उनके इकोसिस्टम का बिटकॉइन है, तो जैसे बिटकॉइन मूव करेगा इट विल इवेंचुअली अफेक्ट एवरीथिंग इन दैट, राइट। हम्म। तो ये बहुत मैटर करता है कि दिस बिटकॉइन ब्रेक्स दिस लेवल, breaks this level and moves above and holds it and gradually moves up। तो इस मूव में एक इथेरियम अभी से ही ऑल टाइम हाई तोड़ देगा जहाँ पे है। और अगर इनकेस यहाँ से डाउन जाता है फिर इसमें भी कंसोलिडेट करता है, तो ये इसमें भी चांसेस है कि ईथ विल ब्रेक द ऑल टाइम हाई। पर इवन इवेंचुअली अगर ये तोड़ के बिटकॉइन इज हियर, तो इथेरियम विल टारगेट एट 3200 लेवल, राइट। तो ऐसे प्ले करना है। तो आई हैव गिवन द 4 लेवल्स एंड मैं फ्रॉम लाइक जल्दी में हूँ तो मैं बस बता दे रहा हूँ, इसके पीछे एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा। तो मार्केट अप, और yep, तो दैट्स ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। अब कितना मूव करता है, जल्दी से खत्म करते हैं ना वहाँ पर। पॉलिटिक्स पे मूव करते हैं, इलेक्शंस के मुद्दे पे बात करते हैं। हाँ, इलेक्शंस डेट मार्केट में नेक्स्ट, है ना। दो दो टॉपिक हॉट चल रहे हैं, ठीक है। पहला है तुम्हारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है। और दूसरा जो अभी हॉट चल रहा है वो है सी ए ए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये दोनों अभी लागू हुए हैं। सी ए अभी लागू हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी रिवील हुए हैं। सी ए इज़ काइंड ऑफ प्रो बीजेपी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज़ काइंड ऑफ एंटी बीजेपी। तेरे हिसाब से क्या कवर करना चाहिए? कोई एक कवर करते हैं अभी हम लोग, अगले में दूसरे में अगर एक दूसरे। हम्म। दोनों को बीच में बता देगा ना, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स सबको पता है क्या हो रहा है, ठीक है, राइट। चलो इलेक्टोरल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं, क्या हो रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एक चार्ट था ना, बॉन्ड्स चार्ट, चलो देखें इमेजेस। हम्म। चलो ये देखते हैं हम लोग, इस नंबर से आई थिंक क्लियर होने चाहिए। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? आई थिंक यस, पिन कर दे अपने स्क्रीन को वहाँ पर, उसको प्रिंट नहीं, एक मिनट रुको बस। में जाके मीट में जाके। ये नहीं, मेरे
चाहिए मैं इसमें एक अच्छा नंबर ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मुझे दिखे एग्जैक्टली कहाँ पर किस पार्टी को कितना जा रहा है। टॉप 10 बोनस। एक मिनट रुकना, बस एक मिनट। यार इसमें कंपनीज की लिस्ट है, चलो ऐसे मैं कवर करते रहता हूँ, ठीक है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या था, 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी, दैट इज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है। इनका हाँ यस, एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट, वो तो अपनी स्क्रीन पिन कर देगा कि मीटिंग अच्छा अच्छा ऐसे पिन नहीं। हाँ ठीक चल है। ठीक तो है। अब बीजेपी गवर्नमेंट ने लाई थी 2019 में, हाँ ये रहा, ये बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। 2019 से 2000 नहीं तो ना, कोई पाई चार्ट निकाल के एक्सप्लेन कर देना क्या है। मैं ढूंढ रहा हूँ पाई चार्ट, मुझे लाइक अच्छा मिल नहीं रहा पाई इमेजेस चार्ट। बताओ ना, पहला वाला दिखना होता है तो। ये असल में दिख जूम नहीं रहा, मैं जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? अच्छा। खोल रहा हूँ लेकिन ये रहा है ये तो रहा ये रहा ये रहा। हम्म, तो फिर 2019 में एक एक्ट आई थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, ठीक है, जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने लाया था, ठीक है। बेसिक फंडा ये था कि अगर कोई इंसान है या कोई भी कंपनी है, कोई भी है जिसे फंडिंग देनी है, डोनेशन देनी है किसी पार्टी को, ठीक है, तो वो एसबीआई जाएगी और एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगी, ठीक है। वहाँ पे वो अपना डिटेल्स डालेगी कितना अमाउंट डालना है, उसके बाद उसकी आइडेंटिटी अनोनिमस हो जाएगी, ठीक है। वो पैसा कहाँ से आया पब्लिक को नहीं पता है, बैंक को पता है, पब्लिक को नहीं पता है। उसके बाद कोई भी पार्टी चाहेगी तो वो पैसा जिससे वो डोनेट किया है वो जब भी चाहे उस पैसे को निकाल सकती है बैंक से, ठीक है। उनके बैंक अकाउंट में जा रहा है बीजेपी के, मान के चलो जैसे रिलायंस गए, रिलायंस ने इलेक्टोरल बॉन्ड साइन किया, ठीक है। अब रिलायंस की आइडेंटिटी छुप गई, अब बीजेपी को पैसा निकालना है तो 6 महीने के बाद जाके वो इलेक्टोरल बॉन्ड निकाल सकती है, ठीक है, उसे यूज़ कर सकती है। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी इसमें कि तुम्हारी आइडेंटिटी एनोनिमस है, ठीक है। कौन पैसा भेज रहा है तुम्हें नहीं पता है, कौन सी कंपनी किस पार्टी को भेज रही है ये भी नहीं पता है, ठीक है। द ओनली थिंग दैट वी न्यू वॉज कि टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितने हैं सिस्टम में, और किस पार्टी को कितना बॉन्ड्स मिल रहा है, टोटल पैसा कितना मिल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम देखोगे तो फिर तुम्हें दिख रहा है क्लियरली कि बीजेपी गॉट द मेजोरिटी ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है। बाकी पार्टीज को उससे कम ही मिल रहा है। तो इस हिसाब से बहुत सारे लोगों ने बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज क्लियरली अ मैनर इन विच यू आर लीगलाइजिंग करप्शन, ठीक है, क्योंकि वो पैसा कहाँ से आ रहा है तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इतना क्लियर है कि इससे करप्शन क्लियर हो रहा है कि तुम इनफैक्ट भाई क्लियर भी कर देता है ना, वो ओमेगा हाँ वाला जो था, उन्होंने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। हाँ ओमेगा कंपनी ने जो 406 करोड़ दिया, एक कोई इलीगल जिसपे एफडी का रेड हुआ तो उसने कुछ 460 करोड़ दिया था। हाँ। अब तो दूसरा इसका क्या आ रहा केस है यहाँ बहुत पर क्लियर लिंक होता है। कि ऐसा क्लेम है, ठीक है, ऐसे बीजेपी डिनाई कर रही है लेकिन ये क्लेम है, अमित शाह ने डिनाई किया है कि बीजेपी क्या करती है, किसी कंपनी के पीछे लगा देती है ईडी वालों को। ईडी का काम है कि अगर तुम इनकम टैक्स फ्रॉड कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो फिर आईटी और ईडी वाले लग जाते हैं तुम्हारी कंपनी के पीछे। तो लोगों का कहना है कि बीजेपी क्या करती है, किसी कंपनी के पीछे ईडी की रेड पड़ती है, फिर कंपनी को इतना हरास किया जाता है कि कंपनी डर के मारे फिर बीजेपी को फंडिंग दे देती है, ठीक है। और ऐसी कई कंपनीज हैं जिनके ऊपर ईडी की रेड चल रही है और उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सबमिट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगेन किस पार्टी को किया है अभी तक हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। इतना पता है कि वो जा रहा है, ठीक है। तो तुम्हें इतना क्लियर दिख रहा है कि बीजेपी इज इन फॉल्ट, ठीक है। बीजेपी का अपना कुछ थोड़ा सा स्टैंड्स है जो क्लियर करना पड़ेगा। पहला कि इतना तो समझो कि बीजेपी अभी कंट्री की सबसे बड़ी पार्टी है, 303 लेजिस्लेटर्स एमपीज हैं इनके, और ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा स्टेट्स में इनकी गवर्नमेंट है। तो ये इंटायरली मेक सेंस कि बीइंग द पार्टी इन पावर दे विल रेज मोर मनी, ठीक है। प्लस बीजेपी ज़्यादा प्रो बिजनेस भी रही है, तो इतना तो समझ कर रखो कि बीजेपी डेफिनेटली पैसा तो ज़्यादा रेस करेगी, ठीक है। दूसरा जो नोट करने वाली बात है, ठीक है, कि अब जैसे कांग्रेस का तुम लो, अब यहाँ पे वो चार्ट दिख नहीं रहा है,
बट अगर तुम देखोगे कांग्रेस का चार्ट, कांग्रेस को स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं मिल रहा था। द मोमेंट लास्ट ईयर कांग्रेस कर्नाटक में इलेक्शन जीतती है, कांग्रेस को भयानक लेवल से नीचे मिलता है। है वो चार्ट, हाँ नीचे है वो चार्ट, नीचे, हाँ नहीं, जैसा आई थिंक आईएनसी का नहीं है। अर्निंग से। नहीं हाँ रुक ये जा, क्या है, लेटेस्ट नहीं है, लेटेस्ट नहीं है, रुक जा एक मिनट, मैं लेटेस्ट रेड में 2023 है, राइट। एक मिनट रुकना। अगर मुझे कोई लेटेस्ट चार्ट मिल जाए, आई थिंक हाँ, ये देखो ये देखो। हम्म अब तुम देखो डोनेशंस, पहले कांग्रेस को डोनेशंस उतने नहीं जा रहे थे, ठीक है। तुम देखो कर्नाटक इलेक्शंस अप्रैल 2023 में कांग्रेस जीतती है, ठीक है। और ऑल ऑफ अ सडन ये जंप है, अचानक से डोनेशंस में सीधा जंप है कर्नाटक जीतने के बाद, ठीक है। सेम गोस फॉर बंगाल, बंगाल यहाँ जीतती है बट अच्छा खासा डोनेशन है। तुम्हें नहीं पता मैं किस कंपनी, ये पार्टी को कौन सी कंपनी कर रही है, लेकिन इतना क्लियर है, तुम डेटा दे के बोल सकते हो कि आईएनसी इज द सेकेंड लार्जेस्ट ईडी यूज़र, इलेक्टोरल बॉन्ड यूज़र, एंड टीएमसी इज द थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। तो सवाल है कि जब तुम टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो हर पार्टी रिसीव कर रही है और उसको तुम डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स उस पार्टी के, ठीक है, तो तुम देखोगे एक्चुअली में बीजेपी इज वन ऑफ द लोएस्ट, ठीक है। इनफैक्ट टीएमसी और आईएनसी अंधा पैसा निकाल रहा है पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो अगर आईएनसी क्लेम कर रही है कि बीजेपी हरास कर रही है ईडी के थ्रू कंपनीज को, तो ऐसा क्यों है कि कर्नाटक इलेक्शन जीतने के बाद अब अचानक से कर्नाटक की कंपनीज वहाँ से फंड कर रही है, और कांग्रेस की फंडिंग बढ़ी है कर्नाटक इलेक्शंस के बाद, इतना क्लियर है। ऐसा क्यों है कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन जीतने के बाद अचानक से टीएमसी की बढ़ गई है, ठीक है। तो जितने भी पार्टीज अगर बोल भी रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में बीजेपी ने घोटाला किया है कुछ, और हाँ किया होगा घोटाला हो, लेकिन बात है कि सारी जो पार्टीज है इन्होंने भी घोटाला किया है, ठीक है, कोई दूर इसलिए से तो बचा सब नहीं है चुप है इसमें। भाई, इसलिए तो हाँ इस मामले में सब चुप है। हाँ, नहीं बोल इन्होंने कौन रहा है, कंप्लेन किया है, सीबीआई, राइट। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, ठीक है। भाई कि वो तो इससे, बाद में करेंगे ही ना, हाँ, शुरुआत में तो नहीं लेकिन बोला। इतना क्लियर है कि कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। और अगर बीजेपी कमा रही है तो इट इज़ वेरी क्लियर, जो पार्टीज पावर में रहती है उनके पास ज़्यादा दबदबा रहता है, ये इंडिया में हमेशा से रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आईएनसी अगर 40 लेकर भी 40, मुश्किल से 40-50 एमपी हैं, और ये मिल के 1400-1500 करोड़ रेस कर ले रहे हैं, ठीक है। और ये इनके पास 300 लेजिस्लेटर से ये 6000 करोड़ रेस कर रहे हैं, और यहाँ पे 1500 करोड़ आ रहा है बस 40 लेजिस्लेटर में, तो क्या इसका मतलब समझ आ रहा है कि ये भी उससे दुगने लेवल पे एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, इतना वेरी क्लियर है। और बीजेपी, अमित शाह ने डिफेंस में बोला है, ठीक है हो सकता है कि दिस सिस्टम इज़ नॉट परफेक्ट, बट इसके पहले सारा डोनेशन होता था थ्रू कैश। तो उनका कहना था कि एक समय था जब पार्टी डोनेशंस होते थे पूरे पूरी विदाउट ट्रेल, तुम्हें नहीं पता पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू हो रहा है तो एटलीस्ट एक पेपर वर्क है, एटलीस्ट अकाउंट्स में है, एटलीस्ट वो पैसा वाइट है जो यूज़ हो रहा है। ये इनका डिफेंस रहा है। और तुम देखे भी होगे न्यूज़ में कि किसी आईएनसी के एक्स एमएलए के घर से 350 करोड़ कैश मिला था, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो कि पॉलिटिकल फंडिंग कैसे होती है। तो वही है, इसके वजह से ये बीजेपी को घेरने की बहुत कोशिश हुई है, ठीक है। बट इतना क्लियर है कि ठीक है बीजेपी को मिल भी रहा है, लेकिन बाकी पार्टीज दूध के धुले नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई खास असर पड़ने वाला है, ठीक है, इलेक्टोरल में। एट द एंड ऑफ द डे बीजेपी स्टिल एन एडवांटेज, क्योंकि बाकी कंपनीज की वही हाल है पार्टीज़ की, ठीक है। ये था मेरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कवर मेन करने बात का। ये है ना, इसकी वोटर्स को दिखता, राइट। हमें तो मतलब ना बीजेपी से ना आईएनसी से, हमें मतलब अगर बीजेपी जीतती तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, हाँ, अगर बीजेपी हारती तो स्टॉक मार्केट घटेगी, मतलब कि ये बात है कि राइट। इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसी आम नागरिक के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, ठीक है। उसको नहीं बुझाएगा कि कैसे क्या है, 4% 5% क्या है, ऐसे ऐसे उतना नहीं समझ आने वाला पब्लिक को, ठीक है। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी देख के बोल सकता है कि हाँ भाई ओपनली स्कैम हो रहा है, ठीक है, तुम इसको डिनाई नहीं कर सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि समझो कि रिलायंस को एक लेजिस्लेटर पास, एक लॉ पास करवाना है, ठीक है। और रिलायंस छुप छुप के तुम्हें पैसे दे रहे हैं कि आप ये लॉ पास करो। अब पार्टी को फंडिंग भी मिल रही है, रिलायंस पैसा भी दे रहा है, लॉ पास हो रहा है, तुम्हें पता भी नहीं है कि इस पैसे के बदले पार्टी क्या कर रही है रिलायंस के लिए, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं वो पैसा आया कहाँ से, समझ रहे हो। तो फिर अगर कोई अदानी या अंबानी या कोई भी पार्टी डीएलएफ है कांग्रेस के लिए अगर कुछ लॉ पास करवाना चाहती है, तुम नहीं बता सकते हो
कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो क्यों भेज रहे हैं वो पैसा, ठीक है। अगर तुम्हें ट्रैक रहेगा तो तुम लिंक कर सकते हो, हाँ ठीक है, ज़रूर इस पैसे के बदले में भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, कंट्री ये पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स दे रही है इसको। और ऐसा आया भी है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है जो दे रही है डोनेशन, उनको गवर्नमेंट के से मिला है अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। इतना क्लियर है कि तुम्हें मतलब करना ये एक चाहिए, ट्रांसपेरेंसी नहीं है सिस्टम में, और इसकी भाई वजह से इवेंचुअली हाँ जितना पैसा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में दिया इंफ्रास्ट्रक्चर वाले वो सॉरी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए दिया उतना पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट में लूटेंगे। अब जैसे तो देखो करप्शन तुम्हारी प्रॉपर्टी आम करती है भाई मतलब आई ये टी देखो, लक्ष्मी मित्तल ने 35 करोड़ दिए, ठीक है, इतना क्लियर है, दिख रहा है। और लक्ष्मी मित्तल को अभी ज़मीन मिली है तुम्हारे सूरत में इंडिया की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री बनाने के लिए। तो वही है, तुम लाइक ऐसे बिना देखे बोल नहीं सकते हो, ठीक है। या फिर एक और कोई चार्ट हमको देखने दो जो हम एग्जैक्टली क्लियर हो जाए। देखो सबसे ज़्यादा ठीक है यार समझ गए लोग हाँ अपने ख्याल से इस चीज को रिलेटेड। हाँ, चलो तो ये मेरा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। सी ए कवर करना है क्या, कवर करके ख़त्म करें। ये तो कवर करने लायक कुछ है नहीं, वही है कि इन लोगों ने इम्प्लीमेंट करा है वर्ल्ड वाइड एक बार फिर हम ये ये। लेना चाहेंगे बस कि सी ए एग्जैक्टली है क्या, जिनको नहीं पता हो, जो न्यू हो इसके बारे में, ठीक है। बस ये हम 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे कवर करके हम, ठीक है। तो सी ए बेसिकली इंडिया में ऑलरेडी सिटीजनशिप मिलने का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये एक अमेंडमेंट है उस प्रोसेस में, जिनका कहना है इंडिया में सिटीजनशिप मिलने के लिए तुम्हें एटलीस्ट 11 साल इंडिया में रहना पड़ता है, ठीक है। और तुम्हारे पास कुछ अपने ओरिजिनल, जो तुम्हारी कंट्री के ओरिजिन है, जिस कंट्री से तुम आए हो, तुम्हारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, कि हाँ भाई मैं इस कंट्री से आया हूँ, ठीक है। 11 साल का रहना प्लस तुम्हें कुछ समय के लिए रह रहे हो, और तुम डॉक्यूमेंट्स रखे हो अपना उस ओरिजिनल कंट्री का, तो तुम्हें इस देश में नागरिकता मिलती है बेस्ड ऑन द इंटरव्यू, तुम कैसे इंटरव्यू देते हो, ठीक है। अब सीए जो 2019 में आया, उन्होंने ऐसा बोला कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, विच आर द 3 इस्लामिक कंट्रीज़, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का बहुत ही बुरी तरह से परसिक्यूशन होता है, ठीक है। यानी हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस, ठीक है। उन्होंने कहा कि इनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, और क्लियर भी है, अगर तुम हिंदू पॉपुलेशन देखोगे बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान या पाकिस्तान की बिफोर इंडिपेंडेंस अराउंड 1950 और अभी, तो ड्रास्टिक ड्रॉप है। इसका मतलब क्लियर है कि परसिक्यूशन हो रहा है, रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, या फिर वो लोग भाग के इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, अगर ऐसा है तो उनके लिए, जो लोग 2014 से पहले आए हैं, ठीक है, इंडिया में, वो लोग अगर मिनिमम 6 साल के लिए इंडिया में रहे हैं और उनके पास एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट भी है कि हम मैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आया हूँ, उनका प्रोसेस फास्ट ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें नागरिकता नहीं मिल रही है, तुम्हारा प्रोसेस फास्ट ट्रैक हो गया, ठीक है, यानी तुम लाइन में थोड़ा आगे लग सकते हो, वैसा सीन है, ठीक है। ये गोल है सी का, माने तुम एक बताना चाह रहे हो कि हाँ परसिक्यूशन है, ऐसा हो रहा है। अब इसमें कंट्रोवर्शियल क्या है, कंट्रोवर्शियल ये है कि तुम यहाँ पे तुम देख रहे हो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, इवन क्रिश्चियंस हैं, लेकिन मुस्लिम्स नहीं है, ठीक है। जिसको देखकर कुछ पार्टीज़ है, अपोजिशन पार्टीज़ और कुछ लॉयर्स ने बोला क्लियरली कि आप आर्टिकल 14 बोलता है और आर्टिकल 15 बोलता है कि आप रिलीजन के बेसिस पे इंडिया में ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली लॉ नहीं पता है, बट बेसिकली ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ठीक है। वो बताता है कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। इनका मानना है कि आप एक रिलीजन को अलग रखे हो तो फिर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ठीक है, आप उन्हें गिन नहीं रहे हो, ठीक है। ये मुद्दा है। गवर्नमेंट का डिफेंस है कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है, तो फिर एक इस्लामिक या मुस्लिम पर्सन एक इस्लामिक कंट्री में रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं झेल सकता, माइनॉरिटी परसिक्यूशन नहीं हो सकती है उसकी, ठीक है। उसी धर्म में आपस में लड़ाई हो सकती है, बट वो परसिक्यूशन नहीं हो सकती है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है। उनका कहना है कि हम इनको नहीं दे सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सिटीजनशिप खत्म हो गई, ठीक है, ये सबसे बड़ा फेक न्यूज़ है। इस चक्कर में 2019 में प्रोटेस्ट हुए थे, ये सरासर झूठ है। उनके लिए नॉर्मल सिटीजनशिप प्रोसेस है, आप जैसे 11 साल है, आप डॉक्यूमेंट लेके आओ, आप कर रह सकते हो, ठीक है। बस जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन है, उनके लिए फास्ट ट्रैक हो गया, ठीक है, उनके लिए प्रोसेस थोड़ा आसान हो गया कंपेयर टू द वंस हु आर नॉट बिलोंग टू दीज माइनॉरिटीज़, ठीक है। अब एक चीज़ कवर करना चाहेंगे, कहाँ पर एक्चुअली मुद्दा हो रहा है, ठीक है। तो अब तुम बोल सकते हो सिंपल कि इस्लामिक कंट्री है,
अब सीन ये है कि तुम्हें अगर इस्लाम के बारे में पता होगा, इस्लाम में देर आर 2 सेक्ट्स इन इस्लाम, ठीक है। वन इज शिया एंड अदर इज सुन्नी, ठीक है। ये 2 सेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान इज अ सुन्नी मेजोरिटी कंट्री, इवन अफगानिस्तान इज अ सुन्नी मेजोरिटी कंट्री, इवन बांग्लादेश इज अ सुन्नी मेजोरिटी कंट्री। वहाँ पे शिया के साथ परसिक्यूशन होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। 10-15% पाकिस्तान की पॉपुलेशन शिया मुसलमान है, उनके साथ होता है परसिक्यूशन, ठीक है। दूसरा कि एक कम्युनिटी है मुस्लिम्स में जिनका नाम है, एक मिनट, अहमदिया। ये एक कम्युनिटी है मुस्लिम से, ये भी पाकिस्तान में अच्छी खासी पॉपुलेशन है, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 और 3% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन। ये भी परसिक्यूशन झेलते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी एग्जैक्टली सुन्नी मुस्लिम से मिलती नहीं है, ठीक है। अब पाकिस्तान इज़ अ सुन्नी मेजोरिटी स्टेट, तो बीइंग अ सुन्नी मेजोरिटी स्टेट, पाकिस्तान बोलता है कि अहमदिया जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो डिनाई करता है, बोलता है कि मुसलमान है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि वो उन्हें मुसलमान मानता ही नहीं है, तो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। एंड शिया मुस्लिम्स को भी सुन्नीज ऐसा कंप्लीट नहीं है, अहमदिया के लेवल पे नहीं है, बट उनका मानना है कि नहीं, इन्हें भी वो राइट्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो फिर अब लॉयर्स और अपोजिशन पार्टीज बोल रहे हैं कि इन 2 कम्युनिटीज़ को, अहमदियाज और शियाज को, ये प्रोसेस क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि ये अपने कंट्रीज में डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे हैं। इसके अलावा तुम्हारे म्यांमार में एक ग्रुप है जिसका नाम है रोहिंग्या, ठीक है। रोहिंग्याज आर बेसिकली द पीपल हु आर ओरिजिनली फ्रॉम बांग्लादेश, दे माइग्रेटेड टू म्यांमार, ठीक है। इन इनको म्यांमार रिकॉग्नाइज नहीं करती है, ठीक है, एज अ पीपल ऑफ म्यांमार। उनका कहना है कि ये बाहर के लोग हैं, हम इनको अपने देश की नागरिकता नहीं देंगे। तो लाखों लोग हैं रोहिंग्या म्यांमार में, उनको भी नहीं मिल रहे हैं। अब मुद्दा उठ रहा है कि भाई गवर्नमेंट सबको दे रही है रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के लिए, ऐसा क्यों है कि मुस्लिम्स को नहीं मिल रहा है, जब इतना क्लियर है कि भाई इनका भी तो प्रोसिक्यूशन हो रहा है, इनको दो, ठीक है। तो ये मुद्दा है। अब इसके आगे डिटेल्स में चाहिए हर्ष, हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों नहीं मिल इसको रहा हम है। लोग लिंक कर सकते हैं इलेक्शन से। इलेक्शन से लिंक कर सकते हैं, मतलब लिंक हम्म, इसलिए हो सकता है कि 2 चीज़ है, लोगों का ऐसा कहना है कि एनआरसी और सीए साथ में आ जाएगा, ठीक है ना। व्हाट इज एनआरसी? एनआरसी ये कहना है कि एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एक रजिस्ट्री बनाओ तुम सारे इंडिया के नागरिकों की, ठीक है, जिसमें तुम आइडेंटिफाई करो कौन कौन है जो इलीगली इमिग्रेंट्स है, ठीक है, इलीगली इंडिया में घुसे हैं। अब लोगों का कहना है कि तुम एनआरसी तो लाओगे और तुम इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल लोगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान से बहुत सारे ये आए हुए हैं हिंदूज, और जो माइनॉरिटी जो मैंने बताया सीए के अंडर आते हैं, वो लोगों को फिर सीए के थ्रू नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन जो मुसलमान हैं उन्हें नहीं मिलेगी, उन्हें फिर देश से निकाल दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा डर रहा है, ठीक है। लोगों का ऐसा मानना है कि आप एनआरसी लाओगे, आप फिर ढूंढोगे, फिर सीए के थ्रू उन्हें नागरिकता दे दोगे, लेकिन एक देश की कम्युनिटी होगी जिन्हें निकाल दिया जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि हम लोग किसी को नहीं निकालने वाले, उन्होंने ये भी बोला है कि इसका उससे कोई तालमेल नहीं है, ठीक है। तो फिर इतना तो क्लियर है कि चलो ठीक है, डिपोर्टेशन नहीं होने वाला इंडिया से। डिपोर्टेशन माने कि अगर आप बांग्लादेशी निकलते हो, ठीक है, या क्लेम होता है कि आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो, और बांग्लादेश मना कर देता है कि नहीं हम नहीं मानते हमारा देश का नागरिक है, तो आपको देश के बाहर फेंका नहीं जाएगा, आप यहीं पे हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम लास्ट कवर करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है इनको सिटीजनशिप, मतलब सिटीजनशिप नहीं, मतलब सीए के अंडर अहमदिया, शिया, रोहिंग्या कम्युनिटी क्यों नहीं आते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और रीज़न ये है कि जिन्ना, ये जानते हो कि सबको, मोहम्मद अली जिन्ना, ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सो मोहम्मद अली जिन्ना वॉज एक्चुअली अ शिया, ठीक है। सीन क्या है कि जब पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हुई थी बिफोर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि अब एक अलग अलग कंट्री चाहिए, तो उस मूवमेंट के सबसे फोर फ्रंट पे एक्चुअली शियाज थे और अहमदियाज थे, ठीक है। लाहौर डिक्लेरेशन बना था कि हमें एक नया कंट्री चाहिए, उसको लिखने वाले एक अहमदिया था, ठीक है। तो ये जो दो कम्युनिटीज़ हैं जो परसिक्यूटेड हैं, ये लोग इसमें सबसे आगे थे कि इन्हें अलग कंट्री चाहिए पाकिस्तान, एंड जिन्ना हिमसेल्फ वाज अ शिया मुस्लिम, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि 1948 में जिन्ना की डेथ हो जाती है, पाकिस्तान एज अ कंट्री बर्बाद हो जाता है, पाकिस्तान एक्सट्रीम रिलीजियस
ये रूल्स को फॉलो करने लगता है, क्योंकि सुन्नीज वेर इन द मेजोरिटी। ऑल ऑफ अ सडन द शियाज एंड अहमदियाज फाइंड कि भाई हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो लोगों ने ऐसे जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स उठाए कि ये लोग सबसे आगे थे कि इन्हें एक अलग अलग देश चाहिए। ऑल ऑफ अ सडन हम इन्हें एक्सेप्ट कर ले कि व्हाट इज अ गारंटी कि दे विल सेट, ठीक है। दैट इज अ बिग सिक्योरिटी कंसर्न कि हम इन्हें नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा अबाउट रोहिंग्यास, इन्हें क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि रोहिंग्यास, ठीक है, रोहिंग्यास आर परसिक्यूटेड, इट इज वेरी क्लियर, बट अपेरेंटली रोहिंग्यास हैव देमसेल्व्स बीन इन्वॉल्व्ड इन द मास मर्डर ऑफ द हिंदूज हु लिव इन म्यांमार, ठीक है। तो बात है कि सरकार ये सवाल उठते थे, और इनफैक्ट अराउंड 50,000 रोहिंग्याज लिव इन इंडिया, ठीक है, अराउंड 50 to 80,000 पीपल आर सेटल्ड इन इंडिया। बस सरकार ये सवाल उठाती है कि हम एक ऐसे ग्रुप को कैसे जगह दे सकते हैं जब वो खुद यहाँ के लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है, दे डिनाई द रिस्पेक्ट्स, दे डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अ हिंदू कल्चर, ठीक है। और पीपल से दैट इट इज़ अ रैबिट होल, ठीक है। तुम आज रोहिंग्याज या शियाज और अहमदियाज को अलाउ कर रहे हो, तो गवर्नमेंट का कहना है कि भाई ये शुरुआत है, आगे चल के लिटरली पूरा पाकिस्तानी उठ के आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का हर इंसान बोलेगा भाई हम प्रोसिक्यूटेड है अपने देश में, ठीक है। So government is saying there is a genuine security concern that they cannot give citizenship fast tracking to everybody, ठीक है। कहीं कहीं हमें वैलिड सिक्योरिटी चेक्स करने पड़ेंगे, फिर उन्हें देखना पड़ेगा, ठीक है, इट इज़ नेसेसरी। और वहीं अपोजिशन कहती है कि नहीं, इट इज़ अ रिलीजियस बाइगोट्री। उनका कहना है कि आप जानबूझ के ये परसिक्यूटेड डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, और उसकी वजह से 2019 में शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें लोगों की शायद डेथ भी हो गई थी। तो सीए का राउंड ये बनता है, और सीए अभी जस्ट लागू हुआ है, तो देखो ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट्स हैं, बट अगेन जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं जो एग्री नहीं करते हैं, चांसेस है बीजेपी उनसे वोट नहीं ले पाएगी। देखो बीजेपी, आई थिंक इन माय ओपिनियन दे आर फोकसिंग ऑन मेजोरिटी ओनली, उसका कोई मतलब नहीं है माइनॉरिटी से। उन्हें इलेक्शन में 370 सीट लाना है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। राइट। बीजेपी को अगर तुम देखोगे, बीजेपी को शिया, जो इंडिया की शिया कम्युनिटी है, बहुत ही तगड़ा सपोर्ट करती है, ठीक है। बहुत तगड़ा सपोर्ट है शिया मुस्लिम से। जो सुन्नी तो कम्युनिटी है वहाँ से सपोर्ट नहीं है, बट शियाज की तरफ से उन्हें बहुत एग्रेसिव सपोर्ट है। नहीं, लेकिन फिर भी दे आर अल्टीमेटली राम मंदिर, सीए, मतलब कुछ ना कुछ वो ला रहे जो जिससे कि हिंदू मेजोरिटी खुश हो हाँ, और उन्हें वोट दे, ये राइट। ऐसा लोगों का कहना तो है कि बीजेपी जानबूझ के, मतलब देखो, हम जैसा बता रहे हैं लॉ में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ है मार्केट में, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इंडिया के किसी सिटीजन को प्रॉब्लम नहीं झेलने वाले हैं, ठीक है। ये लोगों ने फेक बनाया कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट बात है कि लोगों का ऐसा कहना है कि बीजेपी जानबूझ के क्लैरिफाई नहीं कर रही है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि इट बिकम्स वन रिलीजन वर्सेज अदर, ठीक है, ताकि उनका एक वोटर बेस कंसोलिडेट हो। तो ऐसा जानबूझ के वो ऐसा प्ले कर रही है, ठीक है, क्योंकि जो भी लॉ है, लॉ में कुछ भी नहीं है वैसा। तो लाइक जो भी है, तो दिस थिंग विल एनहांस बीजेपी, लाइक उनको उनकी वोट्स बढ़ेंगी ये सब चीजों से जो भी वो कर रहे हैं, राइट। हम्म। एक चीज है जो इलेक्टोरल बॉन्ड, अगर ये, क्योंकि आम जनता जो होती है उनको उनके दिमाग में उतना घुस के न्यूज व्यूज नहीं पढ़ना आता है, तो वो जो ऊपर से बोल रहे लोग, अरे भाई 50% प्लस ऐसा उनको, ईडी की रेट के बाद पैसा उनको, तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनी। आई डोंट थिंक उतना मैटर करेगा इलेक्शन। पर इन केस अगर मैटर करता है इलेक्शन में कि 370 सीट या फिर जो भी 2/3 मेजोरिटी से जितने वो हिंडर करता है, राइट। तो उसपे उसके कारण इकोनॉमी या फिर तुम्हारे जो चार्ट, जो सारी कंपनी की प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस आप शूट करिए, वो डाउन 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 शूट करेगी, राइट। आई तो थिंक ये मतलब चीज ध्यान अगर रखना। बीजेपी के जैसे नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है, जैसे ये सीए में हल्का नेगेटिविटी थी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में थी, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 370 जीतना मुश्किल है, ठीक है। उन्हें 370 चाहिए एनी हाउ, पूरा कॉस्ट है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है हम्म। मोदी का कि भाई हमने इतना काम किया, क्यों किया है, कि उन्हें एब्सोल्यूट 2/3 मेजोरिटी चाहिए। विदाउट इट उन्हें बहुत दिक्कत होने वाली है लॉ पास करने में, क्योंकि हाँ, इंडिया में वही तुम्हें वही वही। सबसे तगड़े लॉस पास करने तो तुम्हें 2/3 मेजोरिटी चाहिए किसी भी तरह उसे पुश करने के लिए। तो फिर अगर ये लोग 330 340 पे जाते हैं, मार्केट्स ऊपर जाएंगे, बट आई डोंट थिंक कि उतना तगड़ा मतलब देखने मिलेगा रिस्पॉन्स मार्केट से। दैट विल, कम। लाइक मैं कवर करता हूँ, चलो मार्केट, राइट। एक हाँ, सेकंड।
share my screen. ये देख लेते हैं, है ना? हम्म तो यार देखो, निफ्टी ऐसे भी बहुत चढ़ रखा है मार्केट में। तो द थिंग इज कि अगर इन केस हम लोग ऑल टाइम हाइस पे इससे पहले की कोई प्राइस एक्शन नहीं, तो एक केस बीजेपी विंस द इलेक्शन, राइट, जो कि अपना मोस्ट फेवरेबल सिनेरियो, इन केस बीजेपी विंस द इलेक्शन, अगर 2/3 से जीतती है, तो इसकी इट विल शूट अप मोर। बट अगर इनके 2/3 से नहीं जीतती, तो मार्केट लाइक सम तब तक इलेक्शन तक अगर यही रहे, इलेक्शन जीतने के बाद फिर यही कहीं से थोड़ा सा ऊपर बनाया, फिर नीचे गया, फिर ऐसे कंसोलिडेट करके फिर नीचे ऊपर आएगा, ऊपर आएगी, मतलब काफी लंबा मार्केट चलेगा, इसी रेंज में चलेगा, समझ रहे हो? हम्म इनकेस बीजेपी ने वो हार्डली जीतती है या फिर थोड़े वोटों से जीतती है, तब किसी नहीं होता, और क्लियर कट 2/3 मेजोरिटी होती है ना, तो दिस विल सोर्स अप, मतलब ड्रास्टिकली। तो देर आर these two scenarios you can play out, और इसलिए हम लोग इलेक्शन डिस्कस करते हैं कि तुम्हारे दिमाग में छपे कि कौन जीतेगा, राइट? हर चीज के ऊपर प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है कि बीजेपी 2/3 ले आए, अंतिम एंड में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज बीजेपी के रिलेटेड आ जाए। तो इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए यू शुड प्ले, राइट? लाइक अभी अभी इन माय केस, इन माय ओपिनियन, अगर इलेक्शन के पहले बीजेपी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ती है, बीजेपी बोल तो सॉरी निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ती है, तो बीजेपी विल विन बाय 2/3 मेजॉरिटी, इन माय ओपिनियन, क्योंकि तब स्टॉक कैसे शूट करेगी, 25,000 इज द टारगेट, विद इन नेक्स्ट ईयर 25,000 चली जाएगी निफ्टी। आराम से और 25 नहीं है। तो हम, और अगर इनकेस लाइक तो वही जिस तरीके से अभी इलेक्शन जीता वो लोग 280-290 सीट से, तो ये इसी एरिया में रहेगी, ऊपर करेगी नीचे करेगी, फिर कुछ बैड न्यूज आएगा तो नीचे जाएगी, जैसा चल रहा है मार्केट वैसा चलेगा, और मेजोरिटी से जीतती तो स्टॉक प्राइसेस विल शूट अप। तो ये these are the two plays which will happen, है ना? यस। मतलब बीजेपी को 2/3 चाहिए, उन्होंने बहुत एम्फेसिस दिया है इस चीज़ पे, उन्हें चाहिए 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, इसीलिए वो कर रहे हैं। लास्ट ईयर देख भी लिया था हमने कितना फार्म लॉ के समय प्रोटेस्ट हुआ था। अभी तक उन्होंने पावर सेक्टर का रिफॉर्म पास नहीं किया है। सीए को खुद पास करने में 2019 में एक्ट आई है, 2024 में लागू हो रही है। इट मेक्स इट क्लियर कि दे वांट अ सुपर मेजोरिटी, ठीक है। एक सुपर मेजोरिटी रहती है तो फिर गवर्नमेंट इज इंडिपेंडेंट कि वो जो चाहे वो पुश कर सकती है। दे डोंट हैव टू केयर अबाउट द अपोजिशन, क्योंकि इतना तो क्लियर है कि उनके पास सुपर मेजोरिटी है। तो इधर बीजेपी विंस इट अलोन 370, या फिर अगर इवन एनडीए भी अगर 370 तक पहुंच गई तो आई थिंक स्टिल मतलब रहेगा, एक रहना चाहिए कि the कॉन्फिडेंस रहेगा shoot मार्केट up में। scenario will play up, हाँ, right? लेकिन अगर 340 तक अटक गई, ठीक है, 340 350, क्योंकि तुम देख And रहे हो 310 320, लेट्स से कि जो मिनिमम हम लोग अज्यूम करें क्योंकि कितना तो एक आएगा, बार सीट्स को वहां देख पे लो, अगर स्टेप होती है। 303 सीट्स अभी पिछले इलेक्शन की है, ठीक है। 303 सीट्स यानी 370 सीट्स आई है। उसके पहले इनके पास कुछ 272 कुछ था, मतलब जस्ट मेजोरिटी की जस्ट ऊपर था। तो यानी इन्होंने 30 सीट्स ही गेन की थी 5 साल में, ठीक है। इन्हें कम से कम डबल सीट्स ही गेन करनी है, इन्हें 60-70 सीट्स ही गेन करनी है, तब जाके वो 2/3 मिलने वाला है। तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मिलना। तो वही लेट्स सी क्या होता है। हाँ, लेकिन ये तो क्लियर तो है राम कि मंदिर एंड ऑल यार, अगर बीजेपी नहीं, नहीं राम मंदिर से भी वो क्लियर नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि राम नहीं मंदिर नहीं, से। अब मैं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट कि हम्म मेजोरिटी वोट ला सके। हम्म इनका मेन है कि इन्हें एनी हाउ बंगाल क्रैक करना पड़ेगा, बंगाल और साउथ को क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जहाँ पे एग्जिस्टिंग का है नॉर्थ और वेस्ट में, वहाँ पे इन्हें मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ये बंगाल क्रैक कर लेते हैं, अगर ये साउथ में क्रैक कर लेते हैं, साउथ यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे ये लोग कुछ घुस पाते हैं, तो अब 370 इज पॉसिबल बट स्टिल वेरी हार्ड, इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड। लेट्स सी क्या होता है, और लोगों को पता ही उसके बाद क्या होगा मार्केट में। उसके बाद आप सरकार का कोई भी स्टॉक खरीद के बैठो, ऊपर जाना ही है। डजन मैटर कितना भी घटिया स्टॉक हो, वो ऊपर जाएगा ही, ये इतना क्लियर है। डिमांड एंड सप्लाई, एवरीथिंग इज डिमांड एंड सप्लाई। हम्म, चलो फिर, आई थिंक हमने लगभग 1.25-2 घंटे की पॉडकास्ट की पहली।
अच्छा खासा पैसा, कवर किया है। पॉलिटिक्स, पंगा, हम्म एवरीथिंग इज क्लियर। ऐसा हमने मिलते हैं सोचा नेक्स्ट था संडे टेक भी कवर करने का, बट उतना टाइम नहीं है, तो लेट्स लीव इट, अगली बार और देखा नेक्स्ट संडे, जाएगा। नेक्स्ट संडे के लिए यार, नेक्स्ट हाँ, संडे में देख लेंगे टेक। नेक्स्ट हर संडे टेक। अगले संडे में पॉलिटिक्स के लिए कुछ रहेगा नहीं उतना। हाँ, पॉलिटिक्स तो हमने कवर कर ही दिया इंपॉर्टेंट, तो टेक साइड हो जाएगा। चलो फिर, थैंक यू जो या भी देखोगे इस वीडियो को, थैंक यू। कुछ रिव्यूज़ या कमेंट्स या सजेशंस हो आप डाल सकते हो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड गुड नाइट, या फिर इट्स 4 o'clock, सो आई शुड से गुड मॉर्निंग। पॉलिटिकल होगा जो लाइक, तो नेक्स्ट संडे हम लोग रिव्यू करें कि ये स्टॉक दिख रहा है, फिर वो भी कमेंट में डाल देना, तो दोनों तरीके से रिव्यू कर सकते। राइट, थैंक यू, सी यू अगेन, ऑलराइट, गुड नाइट, बाय। बाय।